वीडियो चालू होगी। कोई बात को नहीं, मैं कट रहा हूँ तेरी वीडियो तो चालू होगी वीडियो। मैं कट रहा हूँ फिर वो चालू है वह तो पता नहीं चालू होगी वह कौन नहीं चालू होगी वीडियो। दर्शक का मेरा एक ही कहना है, पहले तो जितने भी देवेंद्र भलारा के दर्शक है ना, और वैसे भी जो जितने भी दर्शक हैं, इस वीडियो ने एक बार जरूर शेयर कर दो। एक बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा पे डॉक्टर साहब गले आज हम बात करेंगे। पंगा ले पंगा ले होंगे। आपका फोन दे दो, मैंने एक बार जो साहब चलाए करो। वो तो मैंने देख ली उस पर आवाज किस तरह आ रही है। वो तो पर लेकिन पड़े भाई हैं? मैं अजय का फोन ले आऊँ फिर एक ले सेकंड ले रुको। हैं? मैं अजय का फोन ले आऊँ ना बस। चलो भाई फोन दे साहब तेरा। तो आप सब साथी वीडियो हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करने का प्लान कर रहे हैं कि इसने दोबारा चालू कर दे। किसको? इन्हें हाँ अच्छा रोक के चलो हाँ शुरू चालू करो। होगी तो हाँ चालू है तो बता फिर। फटाफट आप शेयर कर दो वीडियो ने, करो भाई शेयर करो। है ना। शेयर करो, डॉक्टर साहब बैठे हैं आज। हाँ, और बात है ये डॉक्टर साहब, हाँ, वैसे तो मैं आमतौर पर अपना जो मेरा पेज है राहुल अत्री का, इस पर मैं कभी भी लाइव नहीं आंदा। और लाइव आने का मुद्दा मेरा आज यूं है, डॉक्टर साहब के साथ मैं बैठ के एक पॉडकास्ट में चर्चा कर रहा था। चर्चा खत्म होगी लेकिन मेरा वो सवाल नहीं आया। सवाल के एक्चुअल में मैं जो पूछना चाहूँ था वो पूछ नहीं पाया। सीधा डायरेक्ट सवाल जो आप पा जाएंगे। ठीक है। और माइक कड़ा है आपका, यूरा मन लगा रखे दोनों। आपने लगा रखे दोनों, ठीक है। सांस ले लूं, चाय भी पीनी है। सवाल डॉक्टर साहब एक बार कह दो, डॉक्टर शेयर कर देंगे वीडियो। हाँ कह दिया मैंने 2-3 बार कह दिया। कहाँ कर दो भाई शेयर कर दो भाई। हाँ पाड़ दो डूंडा। लाइव चल रही है आज। हाँ अरे या मारते इस कंडीशन पे उन्हें राहुल ने कही है अगिया कहीं और, मतलब मैं नहीं लाऊंगा यार, मतलब मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ पर जब मेरा परमिशन देगा जी भी लाऊंगा। इसने परमिशन नहीं देता तो नहीं लगेगी यार वीडियो। और बता फिर बात पते की और बात मुद्दे की। हाँ ये मैंने टाइटल भी दे रखा वैसे तो। अच्छा और मैं एक बार आवाज चेक कर लूं भाई, इन्हें रोक के और दोबारा कर दो चालू। हाँ फिर बात पते की और बात पते की बात मुद्दे की टाइटल भी दे रखा वैसे तो। ठीक बात। आवाज ओके है। अच्छा ये डॉक्टर साहब बात ईब है कर भाई, ये बात पता किया है। नए सिरे से। हाँ ठीक है। हाँ बात है बैंकिंग की, बात है रुपए की। आप वैसे मैं आपकी बहुत सारी बातों से असहमत होता हूँ जब मैं आपका पॉडकास्ट करता हूँ। हाँ क्योंकि वो बात ऐसी हैं जो आम लोगों के ऊपर से जाती हैं, जो आम आदमी हैं। अब सीधी सी बात पूछूंगा, अब तक मैंने एक बात का जवाब दियो। मेरे बैंक में मेरे पास मान लो 1.25 लाख रुपए हैं। हाँ 1.25 लाख रुपए, और ऐसे ही और लोगों के बैंक में किसी में 50,000 है, किसी में 10,000 मेरा है। फोन ले जिसकी जितनी अमानत है, मतलब जिसकी जितनी वो कहते हैं उक्कत है अपना हरियाणा में, हाँ। जिसके जितने रुपये की उक्कत है, अगर वो अपने सारे रुपये कैश कढवान बैंक में बिक जाए, हाँ कैश निकलवाने बैंक में चला जाए, हाँ तो क्या सब लोग एक टाइम पे, पूरी भारत की जनता एक टाइम पे जितना उनके पास पैसा बैंकों में पड़ा है, अगर वो कैश निकलवाने लग जाएं तो क्या वो निकलवा सकते हैं? राहुल भाई जोन सी बात कही ना कि भाई जितना पैसा बैंकों में पड़ा है वो सारा मतलब निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। सिर्फ सेविंग बैंकों में कह रहा मैं हूं। वही कह रहा हूँ। हाँ सेविंग अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो तो छोड़ दो आप। आप गांव में रहो ना, तो गांव में शहर में सारी जगह मतलब बैंक अकाउंट लोगों के खुले हुए हैं। मैंने आप सारे लोग एक काम कर लो, बस खाली कुछ मत करो। अपने अकाउंट में से 2 या 3 लाख रुपया असंध के किसी बैंक पर जाके मांग के देखो एक बारी। अच्छा आपका मैनेजर पहले झटके मैंने कहेगा दोपहर ना आइए, अभी कैश नहीं है, कल ना आइए, अभी कैश नहीं है। या फिर आपने कहोगे मैंने तो ओडा लेके जाना है, मैंने तो करनाल लेके जाना या मैंने चंडीगढ़ लेके जाना, तो आपका मैनेजर ने कहेगा वहीं उसी ब्रांच से ले लेना, हमारे पास कैश नहीं है। और उस ब्रांच में जाओगे तो वो बोलेगा जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां से लेना, हमारे पास नहीं है। भारत के बैंकों के पास कैश नहीं है, कैश खत्म हो चुका है। फिर जो कैश फ्लो
इस टाइम चलन लग रहा है कैश फ्लो नहीं, डिजिटल फ्लो। डिजिटल फ्लो, हाँ डिजिटल फ्लो चलन लग रहा है। मेरे खाते में 1 लाख रुपए, आपके खाते में 5 लाख रुपए, किसी के खाते में 6 लाख, किसी खाते में 12 लाख भी हैं, किसी खाते में हजारों में भी हैं। तो फिर वो है तो उनका पैसा, उनकी संपत्ति है, मान लो उन्होंने जो कमाया है, देखो उन्होंने जो कमाया। आप, मैं आपकी बात से ठीक है, समझ कहीं गया, मत लेके जाना, समझ गया, जो आप लेके जाते हो समझ गया। बातों को, उनकी संपत्ति है वो, और उनकी संपत्ति का उनका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। हाँ। लेकिन वो अधिकार उन्होंने बैंकों को दे रखा है। क्यों दे रखा है? संभालने के लिए, संभालने के लिए। बिल्कुल। अगर बैंक ना हुआ इस मामले में, बैंक ने एक शर्त स्किप कर दो, तो क्या जो आज के टाइम की अर्थव्यवस्था वो चलती रहेगी ऐसी बिना बिल्कुल बैंकों के? ऐसे ही चलेगी। बैंक का काम क्या है? आप अपने उस जो आपने कमाया है उसको आप जमा रखो। जब बैंक नहीं थे तब क्या हमारे पास जमा नहीं था? इसको समझो आप। 1970 में दशक में जब ट्रैक्टर आने लग गया ना, हरियाणा के अंदर आया, जब उन्होंने नॉर्थ इंडिया को पहले टारगेट किया, क्योंकि यहाँ पंजाब और पहले पंजाब को, बाद में हरियाणा आया। हरित क्रांति के नाम पे जब ये खेल हुआ, तो उन्होंने क्या करा, मेरे को याद है जब ये तो 70 की बात है, 70 में ट्रैक्टर आया था, उस टाइम पे वो ट्रैक्टर सिर्फ फर्द पे बिना कोई रुपया लिए दे दिया करते फ्री मनी में, और ब्याज का जो रेट है वो बहुत थोड़ा होया करता, कोई पैसा नहीं लिया और ट्रैक्टर दे दिया। लोगों ने किस्तें नहीं भरी, निकम्मा बनाने के लिए बेसिकली। और शुरुआत वाले ट्रैक्टर ने बहुत किराया कराया। इसका मैं बताऊंगा उदाहरण आपने, आज भी बहुत सारे जो ग्रामीण बैंक हैं जिनके आधार पर लोन लेकर ट्रैक्टर लिया था, उनमें एक लिस्ट लग रही है भी फलाना दिकड़ा डिफाल्टर हो रहा है, डिफाल्टर की लिस्ट लग रही है आज। हाँ, ला नहीं सकते, वैसे ये कानून के विरुद्ध है। वैसे ये क्यों ट्रैक्टर लेके आज ना किस ट्रैक्टर ले रखा, ना किस ले रखा है, ना किस रुपये देगा, डिफाल्टर बनेगा, डिफाल्टर बनेगा, सामाजिक मानहानि का मुकदमा कर सकता है वो बैंक के ऊपर। क्यों? हाँ, यही तो खेल लोगों को पता नहीं ना, लगा ही नहीं सकता बैंक। बैंक तो दुनिया में किसी दूसरे आदमी से भी नहीं बता, मतलब अगर आपने लोन ले रखा है ना, बैंक तो आपकी पत्नी को भी नहीं बता सकता कि आपने लोन ले रखा। ऐसा क्यों? मानहानि है भाई, मैं नहीं चाहता, मेरी मर्जी के बिना वो मेरे घर नहीं आ सकता बिना अपॉइंटमेंट लिए, मांग नहीं सकता, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सिर्फ डिमांड कर सकता है कॉल करने का, कॉल नहीं कर सकता रात को, आपके घर नहीं आ सकता बिना आपसे पूछे, और आपके पड़ोसी तो छोड़ो, बाकी दुनिया तो छोड़ो, आपकी पत्नी को भी नहीं बता सकता कि आपने लोन लिया हुआ है। ऐसा कहीं लिखा हुआ? बिल्कुल आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। मानहानि वाले सेक्शन मैनेजर फंसेगा सीधा, जिस मैनेजर ने वो काम कर रखा होगा। ये आने वाले टाइम में जब हम गांव में जगह होंगे तो बताओगे, लेकिन मैं असली बात पे आते हैं। जो उस टाइम पे लोन दिए थे ना, वो जब लोन दिया कर दे, तो मेरा याद है जब मैं 5वीं 4वीं में होऊंगा, और मैं 80 के दशक की बात बता रहा हूँ। मेरे दादा के पास एक मैनेजर आया था, खाट पे बैठे हम गाड़ में, मैं ओक्का भर के ले आया, और मेरा दादा बोला आड़ा थोड़ा दूध महा कर दे। मैं नीम के पत्ते उसके ऊपर दूमे के ऊपर गुस्से सलगा के और उस पर नीम के पत्ते धरे। तो मैनेजर रिन्यू कर रहा है, चौधरी साहब एक रिक्वेस्ट है जी आपसे। मैं दादा बोला बताओ। इब का डिपॉजिट, फसल का जो डिपॉजिट है इब का हमारे बैंक में करती है। अच्छा भाई आड़ती का जाया करदा, आड़ती पे लेने देना होया करदा, सारा पैसा ओडी पड़ा रहा करदा, धन भी ओडी जाया करदा, मतलब अनाज भी ओडी जाया करदा, और उसे पे लेने देन चला करदा। जमीन खरीदनी तो आड़ती पे ले ली, उधार रिसेप्ट चलता करदा। तो बैंक बोला जी मार पे करवा दियो डिपॉजिट। मेरा दादा बोला भाई मारा तो आड़ती के व्यवहार है और हम बैंक का तो हमने के लेना। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा याद है हमारा ट्रैक्टर आ गया, फिर बैंक गिल बुहार बन गया। अच्छा, फिर पीछे बैंक में जाने चालू हुए, और उस टाइम पे जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, मारा गोबर गिरना आया कर दी एक, ना मारा गोबर गिरना आया कर दी हमारी एक चाची वाल्मीकि हमें थे, उसके हाथा में मैंने उसके पैरा में चांदी के मैं देखे मैंने गल से गले हुए मोटे मोटे से कड़े से 250 ग्राम के होया करते, कहीं पर पैसा बना चांदी के पूरे पाइया पाइया के होया करते, और हाथा में देखा मैंने गल में सोने की चैन देखी मैंने। यानी कि जिस टाइम पे बैंक नहीं है ना, तो लोगों का जो पैसा जमा है ना वो सोने और चांदी के रूप में जमा है, जिसके पास भी जमा पैसा, क्योंकि रुपया खातर तो बोरी भर नहीं पड़ा है। एक बोरी रुपया के बराबर का सोना जो है वो एक गिलास में आ जाएगा। तो सोने की ईंट बनाया गया वो करके आदमी रख लिया करता स्टोर उस धन को,
क्योंकि धन स्टोर करने का मतलब है कि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े। वो पार्किंग है बेसिकली, जो बैंक है ना वो पार्किंग है आपके पैसे की, कि आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसको निकाल लो, लिक्विफाई कर लो उसको। तो इसलिए सोना और चांदी धन थे, असली धन, जिनको आप आधी रात को भी बेचोगे तो साथ के साथ आपको उसके बदले में कुछ भी मिल जाएगा। भैंस लेनी, गाय लेनी और कुछ लेना सोता। इसलिए मैंने कहूं था कि जब बैंक नहीं थे तब लोगों के पास पैसा ज्यादा सेफ था, बल्कि पैसा नहीं, उनका धन ज्यादा सेफ था। बैंक तो लुटेरों के है ना असल में, बैंक ना लेने वाले लुटेरे हैं। आप फिर अपनी बात पे गए, मैं इस बात पर नहीं लेना चाहूंगा। तो है लुटेरा के तो मैं और के काम कर सके आप बैंक। इसमें थोड़ा चल बदलाव करो। ये मेरी बात है कि दूसरी पहली आती, ठीक है। अब मने पैसे चाहिए हैं, ठीक है। मान लो मैंने लोन चाहिए, ठीक है। मैंने सरकारी बैंक पे तो लोन लिया 15 लाख का। सरकारी बैंक होता ही नहीं कोई, जो भी कागजात लिख रहे हैं सरकारी बैंक नहीं है भाई, कहीं SBI तो लेना। कड़ी नहीं लिख रहा यार, सरकारी बैंक है, प्राइवेट है सारे बैंक। चलो मैंने किसी बैंक से लेना है, हाँ, किसी बैंक तक प्राइवेट सरकारी में नहीं लाता, हाँ, किसी भी बैंक पे मैंने लेना। किसी बैंक से लेना है लोन, और वो लोन मैंने देगा खाता में, ठीक है, मेरा जो बैंक अकाउंट है। ठीक है। अब पहला वो मेरी पूरी जानकारी ले होगा, भाई ITR भरा है कि नहीं भरा है, टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, और चीज जानकारी लेगा भाई यू चुका सके नहीं चुका सके है। इस पर अर्निंग का के साधन है भाई, के कमावा है यू, ठीक है। और वो चेक करके फिर मैंने दे देगा बैंक भाई, अगर यू इसका एक सिविल स्कोर सिबिल, अच्छा, सिबिल पता आपको सिबिल स्कोर क्या होता है? प्राइवेट कंपनी का है वो भी। चल ठीक है, मैं हाँ। आपकी बात फिर कुछ जगह मिला जाना चाहूंगा। हाँ। ये बैंक ने मेरे को लोन दे दिया 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए दे दिए मेरे को, वो मेरे तक खाता में दिए, और मैं उनका नहीं कहूँ मैंने ये लोन के पैसे कैश में चाहिए। हाँ। देवे को नहीं, मैंने कैश में चाहिए हैं। देवे को नहीं, क्यों नहीं देता? बस कोई नियम नहीं है, कानून के मुताबिक उसे देने चाहिए, लेकिन अगले की मर्जी है। नेता खरीद रखा है, विधानसभा खरीद रखी है, न्यू थोड़ी खरीद रखी है, पुलिस खरीद रखी है। आप बैंक के पास जाओगे, बैंक कह देगा नियम है को नहीं देने का, न्यू कह देगा लोन वाला पैसा देने अच्छा, का। असली में नियम है कि नहीं, कहीं तो कागजात में लिख रहा होगा। वो सिर्फ ये कहेगा आपने, क्योंकि नियम है कि नहीं, कैश कहीं तो कागजात में लिख रहा होगा, क्या किसी कागज में लिखा होगा। जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है वो देनदारी बैंक की है, वो तो देनदारी है। लेकिन जो लोन अकाउंट में है वो अपनी कंडीशन पे देगा आपको कि आप इसको कैश नहीं ले सकते, आपको खर्च करना है, क्योंकि आपने लोन लिया खर्च करने के लिए। उसकी मर्जी चलेगी। और ओब्वियसली वो तो वहां मालिक वो है ना, उस पैसे का देने वाला मालिक है ना। हाँ। यहाँ जो आपका पैसा पड़ा है बैंक में सेविंग में, वो आपका पैसा है। अच्छा, मान लो लोन किस जमा करानी है, वो कैश में जमा करानी है, वो ले लेगा, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। यही तो खेल है, वो आपको डिजिट देता है खाली। अच्छा। उसके बदले आपकी सारी मेहनत लेता है। यह लड़ाई है बस, कि बना क्या है के बदले सब कुछ लेने लग रहा। अब यह बात देख लो आप, मैंने आप थोड़ी देर पहले पक्की चर्चा कर रहे थे, पॉडकास्ट खत्म बचा है जो बात है कि जितने पीछे छापे और जितना लोन दिया, नहीं वो तो आपकी, जितना सोना, वो तो आपकी। दूसरा था, मैंने उससे पहले दूसरा था जब देश के सारे लोग जय रुपये लेने लग जाए अपने, हाँ वही जितना उनके खाते में पड़ा है। हाँ। वो थी। अब मैं बात फिर उलझ गया। हाँ, कैश की थी बात, मतलब हाँ, उड़ान तो थी, या तो लोन पे ठल्ले गया। अच्छा, आपके खाते में पड़ा हो ना, जो अपना मान लो आपके खाते में, आपका सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है ना, वो भी कटवान जाओगा ना बैंक में, वो भी नहीं है बैंक के पास, मतलब कैश है नहीं, इतना है नहीं, जितना इतना क्या, कितना ही नहीं, जितना डिजिटल में है। हाँ। अब डिजिटल में, हाँ मेरी यह बात थी, सॉरी मैं अपनी बात तो उल्टा हूँ। सबने लोन ले रखे हैं, मतलब हर तीसरा चौथा बंदा लोन ले पाओगा, तीसरा चौथा नहीं, सब 10 के 10 आहो सारे तो नहीं दे, सबने लोन लिया पाओगा। अब जिसने लोन ले रखा है वो लोन आया डिजिट में, ठीक है, उनकी करेंसी नहीं दी डिजिटल में, उसमें रुपया नहीं दिया, हाँ, एग्रीमेंट रुपए का करा। देख कमाल की बात, जब आपसे एग्रीमेंट किया ना, जिस पर साइन कराए कागजा पे, आपने वो एप्लीकेशन दी ना जब उन तक, तो आपने कहा मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। हाँ। उन्होंने फिर आपके मकान की कीमत तय करी, उन्होंने देखा भाई इस पे तो इतना मकान है, इतने गज का मकान है, और इसकी कीमत 8 लाख रुपया होगी या 15 लाख होगी, तो 15 लाख में तय 10 लाख मांग रहा है, वो आप दे दें इस तय। फिर उनको होगा 15 लाख की कीमत के मकान पे, 15 लाख की कीमत के मकान पे वो आपने 10 लाख दे देगा। हाँ।
अब वो आपको 10 लाख रुपए के उस पे अनुबंध पे यानी एग्रीमेंट पे साइन करवाने लग रहा है, लेकिन वो आपको 10 लाख रुपए नहीं देगा, वो 10 लाख रुपए के डिजिट खाते में डाल लेगा। 10 लाख डिजिट, बस 10 लाख लिख के ना खाते में ट्रांसफर कर देगा। वो आपको कैश नहीं देगा। उसके पास उतने का कैश है नहीं है ना, ये तो रोड़ा है। हम जो बैंकों से लड़ाई लड़ रहे हैं वह यह लड़ रहे हैं कि जो तने किसान का क्रेडिट कार्ड बनाया है, किसान क्रेडिट कार्ड, और जो तने उससे लिमिट दी है, और रुपया तेरे पे है कि नहीं, जो तने लोन देश से दिया है वो रुपया तेरे पे है भी कि नहीं, तो तने जो दिया है लोन में वो के दिया है तू हमने बता दे। लगभग 8,000 लोगों के पूरे देश में हमने आवेदन लगा रखे हैं, पूरे देश में, हर स्टेट में, और हमने सिर्फ न्यू पूछ रखा कि जो तने मारते दिया था लोन एग्रीमेंट में तो था कि तुमने लोन दे रहा है रुपया में। फिर उनकी एक बात मैंने पता की लग गया है, हाँ, जिनती लोन डिजिटल में दे रखा, लेन तो डिजिटल में ही है, नहीं लेन देना डिजिटल में, लेन तो है। देखो मेरे भाई, ये मेरी किस्त मान लो कटा है, हाँ, ऑटो डेबिट में कटा है मान लो, तो डिजिटल में जावा है। देखो मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, डिजिटल में ये तब कटती जब उस जो बैंक का जो खाता आपके पास है ना, उसके सारे पासवर्ड आपके पास होते, हाँ। और जैसे उस आदमी ने हवा में डिजिट बना के आपको ट्रांसफर कर दिए, जो उसके पास थे नहीं, जो उस पर रुपया था नहीं, उन्हें लिख दिया, ऐसे ही आपके पास भी पासवर्ड होते, आप हैकिंग कर लेते, हैक करके उस अकाउंट में घुस के अपने आप टाइप करके उसको दे दो, तो डिजिटल लिया, डिजिटल दिया। लेकिन उसने तो ऐसे ही बैठा था, टक 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 टक, ले 10 लाख का कर्जदार हो गया, उसने तो आपको कर्जदार बना दिया टक टक करके। लेकिन आपने जो जमा करे अपने बैंक खाते में, वो तड़के से लेकर सांझ तक परिवार से दूर रह के, जो रोटी खाई उसने खर्च करके, पूरे दिन मेहनत अपने शरीर ने इस्तेमाल करके, लोगों की गाड़ खा के, लोगों के घर जाके या दुकान पे या फैक्ट्री में या कंपनी में उनके पास जाके, आपने तो अपना समय, टाइम इज मनी, आपने तो अपना समय, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही धन है, आपने तो अपना सारा ऊर्जा और सारा धन खर्च करके वो कागज के टुकड़े कमाए जो आपने बैंक में जमा किए, या आपने उन डिजिट को कमाया है, कमा के आप दे रहे हो, आप भारतीय रुपया कमा रहे हो क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, और वो आदमी केवल डिजिट बना के आपको दे रहा है, आरबीआई के डिजिट, भारत के डिजिट नहीं, आरबीआई के डिजिट, और आरबीआई प्राइवेट कंपनी है, इसको फर्क समझो। आप मेहनत दे रहे हो, वो डिजिट दे रहा है। दूसरा पहलू बताऊं, हाँ, हम इनका गुनहगार मान ही नहीं सकते। कैसे? मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैं उनके पास लोन लेने जा रहा हूँ, वो थोड़ी मेरे पास लोन देने आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाओ, एक बंदा खड़ा पाओगे जी, क्रेडिट कार्ड बनवा लो। नहीं, मेरी मर्जी में ना बनवाऊं। हाँ, कैसे ना बनवाओ, इतने आकर्षक ऑफर देंगे वो आपको। वो तो यार एक तो मार्केटिंग स्कीम होगी, वो तो मार्केटिंग स्कीम होगी। तो आपको अकल देने का काम भी उनको चालू करना चाहिए कि हम तुमको, उनको बताना चाहिए कि तुम बेशक से क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, ये हमारे पास पैसे है नहीं जो हम तुमको दे रहे हैं, ये हम रुपए नहीं देंगे आपको, ये हम डिजिट नहीं देंगे। मेरे पास डिजिटल में आ गए, मेरा काम तो चल गया। नहीं चला ना, मेरा काम चल गया, नहीं चला, जिस काम के लिए मैंने लोन लिया था। नहीं ना, आपको लगता है आपका चल गया, फिर तो पूरे देश का काम चल गया होगा। फिर ऐसा कैसे हो गया कि सबके काम चल गए और सब कर्जे में चले गए? सब पूरे गांव में मुश्किल से कोई 1 या 2 घर मिलता है राहुल भाई जो कर्जदार नहीं है, और जितनी प्रॉपर्टी का वो मालिक है और जितने रुपए उसके खाते में पड़े हैं उसका फालतू का कर्जदार है। छोटा जमींदार भी, बड़ा जमींदार भी, मेहनत कश मजदूर भी, और रेडी आड़ा भी, पटड़ी आड़ा भी, ट्रांसपोर्ट आड़ा भी, फैक्ट्री आड़ा भी, कंपनी आड़ा भी, मास्टर भी, डॉक्टर भी, वकील भी, बिजनेसमैन भी, यहां तक के जिसके पास जितने करोड़ की प्रॉपर्टी या जमीन या फैक्ट्री है ना, उस तो फालतू का कर्जदार है। जितना रुपया धरती पर है ही नहीं उतने रुपये के कर्जदार है, जितना रुपया बैंक में ही नहीं उतने रुपये के कर्जदार है। बैंक पर 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, उस तो फालतू का लोन वो दे नहीं सकता, 256 लाख करोड़ का दे रखा। आपने कितने का कढ़ाई आरटीआई डाल के पूछ रहे क्या? रोज आंकड़े आवा, आप सर्च करो भारत के लोगों के पास। एक बच्चा जो पैदा होता है जिसने आपका कुछ नहीं लिया, जिन्हें आपका, वो अपनी मां के स्तन से दूध पी रहा है, जिन्हें धरती पर कदम रखा है, रखते ही 2 लाख रुपए का कर्जदार है। कैसे? जितना टोटल आंकड़ा देश की उसको बांटोगे तो। अच्छा, जनसंख्या का डिवाइड करोगे तो। हाँ। अच्छा, पहला फटाफट इस वीडियो ने जब शेयर कर दो, फटाफट शेयर का बटन है वो कहीं का चिकन हाथ ना दबा दो, वो शेयर का बटन दबा दो। एक बड़ी अच्छी चीज एआई से पूछते हैं,
अब आपका ये होगा बात, आप क्या करते हो आप? कल मैं भी शेयर कर दूं अपने पेज पर, तो फिर उठेगा डूंडा, देखिए। 1 मिनट शेयर करो, फिर एआई भी पूछेंगे। हाँ पूछ ले, 1 सेकंड, एआई कड़ा जिसमें लाइक Perplexity कमेंट बता लिख दो, देगी? करो भाई शेयर। है परप्लेक्सिटी Comment. बता देगी। इसमें वॉइस में हो जाएगा, वॉइस कलर कर दिया मेन पेज। हाँ कर दिया चीता ना करो। अभी डॉक्टर साहब की जो बातें हैं, डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि भारत के प्रत्येक बच्चे पर जन्म लेते ही 2 लाख कितना का 2 लाख के करीब का कर 2 लाख रुपए, 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख का कर्जा है। 1.5 से 2 लाख रुपए का। अब आपने ये बताया, हमारा मुद्दा क्या था? हाँ कि जिन्हें कुछ नहीं करा वो भी कर्जदार है, जिन्हें लिया ही नहीं, मांगा ही नहीं, वो भी कर्जदार है। नहीं, वो जो कितने रुपए देश के पास है, कितने का लोन दे रखा है, वो चीज। यार वो आरटीआई डाल रखे, पूछ रखे सरकार ने अधिकारी, इससे थोड़ी बतावेंगे मैं। तो इससे सिर्फ पूछ देश पे कितना कर्ज है, यदि हम एवरेज निकाले भारतीय की, उस लोन कर्ज के हिसाब से भाई हर एक व्यक्ति पर कितना लोन है। चलो एआई से पूछते हैं। फिर पूछिए भाई। हेलो एआई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, मैं आपको साफ साफ सुन पा रहा हूँ। कृपया बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। अभी आप एक मतलब बैंकिंग अधिकारी बन के या फिर एक बैंकिंग सिस्टम को सोच के मेरे लिए रिसर्च कर सकते हो? बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूँ। आप बताइए कि आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, जैसे किसी खास बैंकिंग प्रोडक्ट पर, लोन से जुड़े नियमों पर, या फिर खाते खोलने की प्रक्रिया पर। इनमें से तो मुझे किसी मुद्दे पर बात नहीं करनी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी रिसर्च के अनुसार भारत देश के ऊपर आज टोटल कितना कर्जा है? हाँ जरूर, अभी के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार भारत सरकार का कुल कर्जा 31 मार्च 2026 तक लगभग 196.94 लाख करोड़ रुपए है। इसमें आंतरिक कर्जा 190.15 लाख करोड़ रुपए और विदेशी कर्जा 6.46 लाख करोड़ रुपए शामिल है। ये आंकड़े भारत के जीडीपी का लगभग 57.5% है। अगर आपको और विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते क्या भारत अपना उस कर्जे का ब्याज चुका सकता है? क्या भारत अपने उस कर्जे का ब्याज चुकाने में समर्थ है? हर साल ब्याज चुकाने में समर्थ है? बिल्कुल, भारत सरकार कुल कर्ज का ब्याज समय पर चुकाने पर ध्यान दे रही है। इसके लिए सरकार आत्मनिर्भर रणनीतियां अपना रही है, जैसे कर्ज प्रबंधन रणनीति में सुधार, विदेशी और घरेलू कर्ज का संतुलन बनाए रखना और लंबी अवधि के बॉन्ड के जरिए कर्ज का बोझ कम करना। साथ ही सरकार लगातार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश में है। राजकोषीय घाटा, ये बोलो। राजकोषीय घाटा क्या है? अच्छा सवाल है। राजकोषीय घाटा ये होता है जब किसी देश की सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय से ज्यादा हो जाता है। खर्चा ज्यादा यानी कर ले, सरकार ने आमदनी जितना होती नहीं, कमाया, देख ले। उतना खर्च नहीं कर पाई, तो उस अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये देश की आर्थिक सेहत को दर्शाता है और इसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी होता है। अभी देश घाटे में है कि प्रॉफिट में है? राजकोषीय घाटा है या लाभ है राजकोषीय? अभी भारत की बात करें तो जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? वो कितना है? वर्तमान में भारत का राजकोषीय घाटा नवंबर के अंत तक 9.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है, जो पूरे साल के लक्ष्य का 62.3% है। ये आंकड़ा साल भर में और भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है। तो भारत इस राजकोषीय घाटे को पूरा कर सकता है? क्या भारत इस राजकोषीय घाटे को पूरा कर सकता है? अच्छा सवाल है। भारत के पास ये मानने हैं कि देश के पास राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कई उपाय हैं। सरकार धीरे देख ले, धीरे खर्चों क्या में गोल-मोल कटौती करता है ये। और राजस्व बढ़ाने की रणनीतियां अपना रही है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आर्थिक अरे ये विकास की बीजेपी के रफ्तार साथ तो कैसी बोल रहा रहती है और आगे के प्रबंधन पर कितना ध्यान दिया जाता है। बेवकूफ ना बनावा ना को। नहीं, जितना देश पे आज कर्जा है, यदि इंडिया चुकाना चाहे आज, तो क्या चुका सकता है? जो कर्जा है, हाँ। अगर आज वर्तमान समय की बात करें, जो भारत के ऊपर कर्जा है, अगर भारत आज के आज चुकाना चाहे तो क्या वह चुका सकता है? इसे समझने का प्रयोग करने के लिए थोड़ा विस्तार से देखें। भारत के ऊपर कुल कर्ज बहुत बड़ा है और एकदम से पूरा चुकाना प्रत्याशा से बाहर है। सरकार इस कर्ज को आस्ते आस्ते धीरे धीरे उतारने की योजना बनाती है, जिससे ब्याज और मूलधन का भार संतुलित रहे। साल का कितना ब्याज देती है भारत सरकार?
भारत सरकार एक साल में लगभग कितना ब्याज देती है? अभी के अनुमानों के मुताबिक भारत सरकार एक साल में लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाती है। ये आंकड़ा बदल सकता है, लेकिन यही एक मोटा मोटी अनुमान है। मूलधन कितना कम करती है हर साल? एक मिनट में से एक पहले पूछ लूंगा, ये आपके अकॉर्डिंग चला दिया तो आपने। आप जो ये सभी आंकड़े हैं ये कहाँ से ले रहे हो? मैं अभी एक अपडेटेड रिसर्च से जानकारी ले रहा हूँ जिसमें सरकारी आधिकारिक रिपोर्ट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेटा और विश्वसनीय आर्थिक विश्लेषकों के स्रोत शामिल हैं। अगर आपको और विस्तार चाहिए तो मैं और जानकारी प्रदान कर सकता हूँ। थोड़ा और डीपली रिसर्च करो इन आंकड़ों को निकालने के लिए, बेशक थोड़ा टाइम ले लो। ठीक है, मैं एक बार फिर से ताज़ा जानकारी ढूंढकर आपको बाकायदा सही और विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। कृपया मुझे कुछ सेकंड दीजिए। मुझे अभी कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन आमतौर पर भारत सरकार का सालाना ब्याज खर्च करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। ये आंकड़े समय समय पर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अपडेट होते रहते हैं। अगर आपको और कुछ विशिष्ट जानना हो तो बताएं। भारत का एनुअल बजट कितना है? मैं अपनी पूछ लूँ, मैं आपका अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ। पूछ ले। भाई जो इंडिया ने कर्जा ले रखा है, क्या वो कर्जा लेना जरूरी था या उसके बिना काम चल सकता था? हाँ, जो भारत में यार कर्जा ये लिया कैसे हुआ बताएगा है, यार, देश के लोग सुनो, बताएंगे ये बात कहीं तो। रिपोर्ट होंगी, कहीं तो कुछ लिखा होगा, कुछ नहीं होगा क्या कहीं वहीं से पर। उठाता है? अरे आपको कहाँ से पता लगा? आपको कभी कर्जे के बारे में पता भी था कि आप पैदा होते ही कर्जदार भारत हो? के कर्ज से जुड़ी जानकारी वित्त मंत्रालय की आधिकारिक रिपोर्ट्स, आर्थिक सर्वेक्षण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होती है। आप इन स्रोतों से आधिकारिक डेटा, रिपोर्ट्स और कर्ज की स्थिति के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, भारत देश के पास लगभग 80% आम आदमी है और 20% जो है करोड़पति या लखपति या फिर अरबपति हाँ, है। 2% है। हाँ, 10%, हाँ, 10%। जरूर, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। भारत में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आम लोग है जो करीब 80% आबादी बनाते हैं, जबकि उच्च आय वर्ग या करोड़पति वर्ग लगभग 10 से 20% के आसपास होता है। ये एक मोटा अनुमान है जो समय समय पर बदलता रहता है। अगर भारत को विकसित देश कहलाना है तो ये जो परसेंटेज है 80 और 20 की जिसकी आपने अभी बात करी, वो क्या रहनी चाहिए? बिल्कुल, विकसित देश कहलाने के लिए आमतौर पर एक संतुलित वर्गीकरण होता है। आमतौर पर 80-20 का अनुपात विकसित देशों में कम होता है। विकसित देशों में मध्यम वर्ग का हिस्सा काफी बड़ा होता है और असमानता कम होती है। उदाहरण के लिए कई विकसित देशों में 60 से 70% लोग मध्यम वर्ग में होते हैं और धनिक वर्ग छोटा होता है। अब इस बात को पूरा करो कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था माना जा रहा है और ये बीजेपी सरकार द्वारा प्रचार किया गया बहुत ज्यादा। तो क्या ये सच है? और अगर सच है तो किन आंकड़ों के आधार पर सच है? रिसर्च करो। यार जब मैं बैठा रखा मेरी सुन ली, इसकी सुन ली, इसका तो कदे चला लिए। आप तो लग रहे हो। मैं तो जज चला रहा, मैंने कुछ पूछ नहीं रहा। भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे IMF और विश्व बैंक के अनुसार 2026 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अनुमानित किया जा रहा है, खासकर मौजूदा डॉलर विनिमय दर के आधार पर। अभी ये अनुमान है, लेकिन ये आंकड़े लगातार अपडेट होते रहते हैं। अच्छा, अब आप वाली बात है कि भाई यार कोई तू क्या बता, कोई पूछा इसने कुछ बताया इन्हें? जो असली आंकड़ा है मुझे बतावे को नहीं। पूछने कौन दिया यार पूछ है ही को नहीं, तू ला रहा गमान RTI पढ़ी होगा, किताब में पढ़ी, किताब में तो पढ़ लेना आप है। इस चीज में सच नहीं मानते, चाहे वो कुछ सच भी बोलता हो, क्या फर्क पड़ता है? कौन? यदि आप इसमें बात ना अरे यू बात तेरी, यू आंकड़े हैं ही नहीं यार। जो एक बात बता, मेरी बात सुन, इसने इस तक बताया कि भाई भारत के ऊपर जो कर्ज है, जो उसका ब्याज दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा ब्याज? बताया इसने? नहीं बताया, क्योंकि जो सरकार ऑफिशियल, वो जो अखबार में लिखवावेगी सरकार अपना वो देकन है, बयान देकन है, वो हिंदुस्तान टाइम्स में छपेगा, वो भास्कर में छपेगा, वहां से उठावेगा यो डाटा। मैं जो कहने लग रहा हूं उसने जो उस बात ने तो समझो यार बात ने। दरअसल ये कह रहे हो, सरकार है वो अपनी कमी भी दिखाओ लोगों ने। कमी क्यों बतावेगी वाह? कमी होगी ना, या चुका नहीं पा रही भाई, वो जाए करने को होगी उसका है। अरे वो भाई वो आंकड़े कमी है, हम चुका नहीं पा रहे। वह कौन ही बतान दी ना।
वानू कह रही हम चुकाएंगे अगले साल, हर बजट में कहता है अगले साल इतना कम करेंगे राजकोषीय घाटा, और हर साल बढ़ने लग रहा है। एक बात बता, 2014 में कितना था ब्याज, पूछिए इस पे कितना था कर्ज मारे पे, और अब 2026 में कितना है, पूछ इसने, एक बात पूछिए तो क्या पूछना है कि 2014 में भारत के ऊपर कितना कर्जा था, भारत सरकार के ऊपर। अभी आप एक सेकंड, मैं इसे की अभी बात कर रहा आप हूं। एक डाटा मुझे बताओ कि भारत पर 2014 में कर्ज कितना था और अब 2025 में कर्ज कितना है, कितना डिफरेंस है? ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 2014 में भारत पर कुल कर्ज लगभग 55.87 लाख करोड़ रुपए का था। अब 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार ये कर्ज करीब 155 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इस तरह अंतर 2014 और 2023 के बीच 100 लाख करोड़ रुपए का फर्क है। 70 साल में तो कर्जा लिया 55 लाख करोड़, और अगले पिछले 10 साल में, ये 2024 का आंकड़ा बताने लग रहा है, 256 लाख करोड़ हो रहा है इस टाइम पर कर्जा। यू पिछला बताने लग रहा है, पिछले साल का 23 का बताया ना। हाँ 2023 का बताने लग रहा है, यू 2 साल का तो बताया है को नहीं, 256 लाख करोड़ जा लिया 2 साल में, यानी कि 55 लाख करोड़ रुपया तो कमाया इसने, लोन कर्जा लिया भारत ने पूरे वर्ल्ड बैंक से। 70 साल में तो लिया 55 लाख करोड़, और 10 साल में ले लिया 100 लाख करोड़ एक्स्ट्रा, और अगले 2 साल में ले लिया 100 लाख करोड़, और अब 250 लाख करोड़ हो रहा है यार। ये भी सर पूछिए भाई, यदि इंडिया ने कर्जा ले रखा है, के गिरवी दर रखा है, ना गिरवी नहीं, हाँ हाँ, ये बात एग्जैक्ट पूछना पहला, गिरवी सोना हुआ यार, सुनना पर है। सोना है ही नहीं भारत पे, गिरवी किधर आएगा? सोना क्यों नहीं सारी जमीन गिरवी रखी है, जो गामा की खरीदी, जो गामा के एक्वायर करने लग रही सड़क। सुनो, निगम खड़ा है। हेलो, हाँ। अब इंडिया ने विदेश से पता है कितना सोना लिया है, मतलब छुटाया अपना सोना इतना छुटाया कड़ी तक नहीं, खरीदा है। कुछ खरीदे और छुटाया अलग चीज है। मैंने पीछे उसका तो सोना दे रखा था पीछे में, इवन उससे पीछे दे दी, मेरा सोना दे दिया मैंने। अरे बोले ठीक है, तो पूछ ले, पूछ। विदेश में है सोना भाई, मनमोहन ने सोना तो रखा था भाई अपने देश के, अरे विदेशा में कौन दरा था मनमोहन ने? लकड़ी पे रखा था ना विदेशा में मनमोहन ने दरा, ना मोदी ने दरा। सुन ले मेरी ये बात, उनसे 92 की बात होगी, मैं बताऊं। वाली। अरे मनमोहन 92 में जब ये क्राइसिस आया था। अरे 92 में क्यों, ईब नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी दे रहा 200 टन सोना भिजवाया था इंग्लैंड। वो सोना के है, जो आरबीआई है वो इंग्लैंड की ब्रांच है, इंग्लैंड का है वो, तो आरबीआई में जितना सोना दर है, आरबीआई अपना पैसा ले जाती, अपना सोना लेके जाती है वहां। लिख रहे हैं आरबीआई फलानी ब्रांच है, प्राइवेट ब्रांच। वह किताब तेरे दे रखी यार, सारे सबूत दे रखे हैं, यहाँ कौन बताओ है? उसका केस बोलता किताब आरबीआई ने लिख के दे रखे हुए, कागज ला रखे उसमें। यदि आरबीआई को लिख के दे तो इसमें भी लिख के दे। कौन ही है इसमें? वह तो रिसर्च खो रखी मेरे भाई ने, तो बताने लग रहा है आरबीआई की वेबसाइट पे, जो कॉइनेज एक्ट 1906 है ना, वो असली नहीं है, एडिटेड है वो, इसीलिए फर्जी किताब में लिख रहा है। लिख रहा हाँ किताब में है। आरबीआई सर्च कर, क्या सर्च करना बता? ये चीज सर्च कर भाई, आरबीआई का लैपटॉप ले से कुछ ले, फोन ले, उसके नियम कानून देख, और उसमें नुको भाई ऐसा ऐसा नियम है, क्या आरबीआई गाइडलाइन में ऐसा नियम है? क्या गाइडलाइन, क्या नियम है? अभी तू ये पूछ, ये तेरी बात सुन रहा है। बेरा ही नहीं मेरा पूछ, बाल एक मिनट रुको। हाँ। नोट पे बोल। अरे मैं बता यार, सवाल ले गलत पूछना रहा तू, मैं बताऊं यार, सुन मेरी बात रहा, सुन मेरी, मैं इस बात को समझ। जो कॉइनेज एक्ट 1906 आरबीआई की वेबसाइट, You can choose from several popular options. छोड़ ना, जो आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर कॉइनेज एक्ट 1906 है उसने पढ़ो, और जो कॉइनेज एक्ट 1906 मेरे पास पड़ा है, जो आरबीआई ने स्टैंप ला के दिया है, जो हम वहां से आर्काइव से निकाल के ले आया, वो पढ़ो। क्या नाम है? कॉइनेज एक्ट 1906। पहले इस पे पूछ, पीओ के कह रहे हैं इसको बारे में। यूके कब है यार, इन्हें के बेरा बेचारे ने फिर वो बात इमाम पूछना तो है, देख अबे कौन के बारे में पूछ लेंगे इस तरह? पूछ ले, के पूछेगा, आप ही पूछो। के पूछूं? आज का कॉइनेज एक्ट जो है, आज के अकॉर्डिंग वर्तमान में, वर्तमान का कॉइनेज एक्ट नहीं, कॉइनेज एक्ट 1906 की बात कर रहा हूं मैं। उसका मीनिंग क्या है आज के दौर में, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना। सिक्का अधिनियम है यार, भारतीय सिक्का अधिनियम, सिक्का कैसे बनाएगा? भारत का सिक्का अधिनियम कब का? 1906। 1906 का, उसके बारे में विस्तार से बताओ। जरूर। 1906 का अर्थ है एक ऐतिहासिक वर्ष। यह साल कई महत्वपूर्ण ओ घटनाओं से भाई रुक यार, हेलो रुक जा भाई, सुन रहा है भाई? रुक ही नहीं रहा है। आओ जी ठाकुर आओ। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो अभी? जी हाँ, मैं आपको साफ सुन पा रहा हूँ। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं
तो कृपया बताएं। मुझे भारत के सिक्का अधिनियम 1906 के बारे में विस्तार से जानना है, क्या आप मुझे बता पाओगे? जरूर, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। भारतीय सिक्का अधिनियम 1906 भारत में सिक्कों के निर्माण, नियंत्रण और विनिमय से जुड़ा एक प्रमुख कानून है। इस अधिनियम के तहत सरकार को सिक्के जारी करने, उनके डिजाइन, गुणवत्ता और चलन की शर्तों को तय करने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा ये कानून फर्जी या नकली सिक्कों के निर्माण को रोकने के लिए भी प्रावधान रखता है। अगर आप किसी विशेष पहलू पर विस्तार से जानना विशेष चाहते पहलू हैं, बताओ इसमें, या एक रुपए का सिक्का रुपया है या रुपए का लीगल टेंडर है? अच्छा सवाल है। 1 रुपए का सिक्का भारत में लीगल टेंडर माना जाता है। इसका मतलब ये कि आप इसका इस्तेमाल किसी भी लेन देन में करने के लिए बाध्य हैं। इसे कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त है। क्या भारत का रुपया और लीगल टेंडर अलग अलग है या एक ही है? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल भारत में रुपया एक मुद्रा है जो कि भारत का आधिकारिक नाम है, जबकि लीगल टेंडर का मतलब है वो मुद्रा जिसे कानूनी रूप से किसी भी लेन देन में स्वीकार किया जा सकता है। तो संक्षेप में, रुपया भारत की मुद्रा है और वो लीगल टेंडर भी है। दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। क्या कोई मुद्रा बिना मानक के हो सकती है? हाँ। क्या कोई मुद्रा बिना मानक के हो सकती है? बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, कुछ मुद्रा बिना मानक के भी हो सकती है। उसे फिएट मनी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि उसका मूल्य सिर्फ सरकार या केंद्रीय बैंक के आदेश पर निर्भर करता है, न कि किसी भौतिक संपत्ति या धातु पर। आजकल अधिकांश मुद्रा इसी तरह की होती है। भारत इसके बारे में पता है? मन दे। भारत का रुपया, उसका मानक क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के रुपए का मानक निर्धारित करने वाली प्रमुख बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मानक कागजी नोटों और सिक्कों के माध्यम से तय होता है और ये भारतीय संसद द्वारा जारी किए गए कानूनों पर आधारित होता है। सीधे शब्दों में, रिजर्व बैंक इसका कानूनी और आर्थिक आधार तय करता है। रिजर्व बैंक मानक को कैसे? मानक क्या है भारतीय रुपए का? एक मिनट, अब बोलो। भारतीय रुपए का मानक कितना है? अभी के लिए भारतीय रुपए का मानक, जिसे हम ISO 4217 में INR कहते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से तय किया गया है। दरअसल इसका उपयोग भारतीय मुद्रा के रूप में किया जाता है। अगर आप कुछ आजादी व अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित जानकारी चाहते हैं, तो अभी की तारीख में 1 INR बराबर 1 भारतीय रुपया है। अगर आपको किसी विशेष संदर्भ में जानकारी आप मुझे ये बता दो, आपने बताना, इसने तो बोल दिया है सर्च करके अपनी रिकॉर्डिंग। इस पर को नहीं है सुद्धा कुछ। फिर अभी की तारीख में 1 INR जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ISO के अकॉर्डिंग बताया इसने। ISO भारत नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ISO ये होगी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई संस्था, कोई प्राइवेट कंपनी। हाँ। वो भारत का सिद्धांत तय नहीं करेगी। भारतीय सिद्धांत भारत के लोग तय करेंगे और सिद्धांत को कभी बदला नहीं जा सकता। सिद्धांत को बदला नहीं जा सकता। किलोग्राम 1000 ग्राम का होगा, 999.99 ग्राम भी अगर आप बोलोगे तो 1 किलो नहीं माना जाएगा। अगर 1001 ग्राम भी बोलोगे तो 1 किलो नहीं माना जाएगा। 1 किलो मतलब एग्जैक्ट 1000 ग्राम। भारतीय रुपया, जब आप ये कहते हो रुपए की वैल्यू घट गई या बढ़ गई, तो आप ये कह रहे हो किलो का वजन घट गया। किलो का वजन नहीं घट सकता। किलो खुद दूसरी चीजों का वजन मापने के लिए बना होता है। किलो खुद दूसरी चीजों का वजन मापने के लिए बना है। इसलिए किलो को कभी भी घिसा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। लीटर को कभी घटा बढ़ा नहीं सकते, सेकंड को कभी घटा बढ़ा नहीं सकते, मीटर को घटा बढ़ा नहीं सकते, और इसीलिए रुपए को घटा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि रुपया खुद दूसरी वस्तुओं के मूल्य के मापक है। किसने बनाया था फिर? किलो तो किसने बनाया होगा? जिसने बनाया था वो फिक्स हो गया। अब इसको आप रोको, इस चीज को समझो, आप इस पॉइंट को समझो। मान लो किसी ने 1 मीटर बना दिया, 1 मीटर इतना वजन है आपका। यार इंसान ने बनाया, सुन तो ले पूरी बात है। इंसान ने बनाया 1 मीटर। अब यो मकान कितने मीटर का है, कितने गज का है? 82 गज का मकान। आमन्यू मान के चला कि यो 82 मीटर का स्क्वायर मीटर का मकान है। अब कभी 10 साल 50 साल बाद
और 1 मीटर का रेट जो है अपना रख दिया भाई 10,000 रुपये गज है, हाँ ठीक है, हाँ 10,000 रुपये गज के हिसाब है। अब ये 82 का करेंगे तो 8,20,000 का प्लाट हो गया, हाँ ठीक है बात। अब 10 साल बाद एक आदमी आया और वह सरकार ने बोली ये बहुमत की सरकार है, अब से 1 मीटर ना 90 सेंटीमीटर का होया करेगा, 100 सेंटीमीटर का नहीं होता। उसी टाइम ये 82 गज का मकान 90 गज का हो जाएगा, क्योंकि मीटर छोटा हो गया, अब मापेंगे तो ज्यादा। कुकर करेगी वाह सरकार। तो कहने लग रहा ना आदमी ने करा था, इसलिए कि आने वाले टाइम में यदि मानक को छेड़ दिया जाएगा तो एक वर्ग के साथ ठगी हो जाएगी, उसका शोषण हो जाएगा। इसीलिए बनिया जब बट्टे में नुकसान करता है तो सबसे बड़ा देशद्रोह माना जाता है, फांसी तक हो जाया करती राजाओं के टाइम पर अगर कोई बट्टे में छेड़खानी करा करता। माप में गड़बड़ नहीं होगी, आप 1 किलो की जगह अगले ना कितना फालतू दे दो। जो अगर अपने बुढ़े थे ना, गेहूं के या क्या के चोल के दाने घेर के वह ताखड़ी लगा कति बराबर जमा सीधा, तो जिम कहा कर दे के कहा कर इसने शुरू में जो कराया करे ताखड़ी का जो शुरू में जो बात होया करे ना, उसने कुछ कैलिब्रेशन नहीं, उसने वह शुरू में कहा करते भाई माप में गड़बड़ नहीं होगी इसमें, मतलब न्यू नहीं होगा, बिल्कुल 0। फिर उसके बाद जब उसमें डालेंगे 1 किलो घी डालना मान लो, न्यू कर बिल्कुल बराबर। हाँ भाई शुरू में वो जो डोली का माप देखा गेहूं के दाने के लिए, फिर उसमें 1 किलो घी डाल दिया, पूरा हो गया, हाँ भाई हो गया संतुष्ट, हाँ फिर 1 चम्मच फालतू गिरा कर दी। मेरी दादी मेरा याद है, मैंने कहा करता मैं दादी जब तना फालतू देना था फिर इतनी कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत थी। कहा करती तोल में गड़बड़ नहीं आया करती बेटा, कंडा करा करते शुरू में, कंडे नहीं करा करते कंडा करा कर, उसमें गड़बड़ नहीं आती। यानी कि माप में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती कभी भी। जो भी चीज मापने का साधन है ना, मापक है क्या का, उसके मानक में कभी छेड़खानी नहीं हो सकती। तो रुपया असल में बाकी वस्तुओं की कीमत मापने का मापक है, तो उसके मानक के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती। और भारत के पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से 15 रुपए की एक मोहर ही आज तक का आखिरी मानक है रुपए का, जिसको ना घटाया जा सकता। पहली बात तो जो घटा के किया हुआ है वो कर नहीं सकते थे। और उस टाइम पे जब उन्होंने किया था ना, मैं बता दूं आपको, अंग्रेजों का राज होया करता, 1875 में उन्होंने ये काम किया था कि पहले 10 रुपए की एक मोहर होया करती और उन्होंने 15 रुपया की एक मोहर कर दी। जब उन्होंने 15 रुपए की एक मोहर कर दी ना, उस टाइम पर कलकत्ता के अंदर, क्योंकि राजधानी कलकत्ता थी, दिल्ली बाद में बनी, दिल्ली बनी थी 1908 में, 1908 या 1911 ऐसे कुछ था, ठीक है, उससे पहले थी कलकत्ता। तो 1882 तक वहां कत्लेआम मचा था, लोग सड़कों पे उतर आए थे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे कि तुम मानक को कैसे छेड़ सकते हो, तुम मानक को कैसे छेड़ सकते हो, मानक छेड़ दिया तो देश तबाह हो जाएगा। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब रुपया प्रॉब्लम ऑफ रूपी में भी लिखी हुई है कि तुम जो ये करेंसी लेकर के आ रहे हो मन मर्जी के छापने की, फिर तो जिसके पास करेंसी छापने का अधिकार होगा वो मन मर्जी के रुपए छाप करके किसी का भी जमीर, किसी की भी जमीन खरीदने के मालिक हो जाएगा। अब आपके असंध के अंदर मान लो कोई प्लॉट 10 लाख का है, तो जिसके पास करेंसी छापने की मशीन है और कोई नियम नहीं है, बिना नियम के अगर आप करेंसी छाप रहे हो और अपनी मर्जी से सरकार तय कर रही है, तो वो 1 करोड़ छाप करके आपको बोलेगा 10 लाख का प्लॉट ला 1 करोड़ में दे, तो आप क्या सोचोगे कि 1 करोड़ रुपया असली है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं, बहुत पसंद आएगी दर्शकों को। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कहानी सुना आप। हाँ अभी गाना नहीं आता सिंह प्रिया का, जे भोला बाबा दे देना और छापने की मशीन सबकी बजा दूं बीन। हाँ, तो जिस पर मशीन होगी वह सबकी बीन बजा देगा वो बंदा। अब मैं इसको एक कहानी सुनाता हूं, इस कहानी को समझना, कहानी एक रियलिटी है, आप इसको कैसे भी समझ लो। आज से पहले, यानी जब ये बैंक नहीं आया था, अंग्रेज नहीं आए थे, हर गांव के पास अपना एक सुनार होया करता और वो सुनार सोने और चांदी के सिक्के बनाया करता। और सोने और चांदी के सिक्के में मिलावट अलाउड नहीं थी, शुद्ध जो है सोना उसके अंदर 22 कैरेट का डाल करके और उससे वो बनाया करता था। सोने का जो सिक्का है वो 10 रुपए 10 चांदी के सिक्कों के बराबर था, क्योंकि चांदी और सोने का जो उपलब्धता थी, जो खान में से निकलता था, वो 10:1 ही था। तो 10 चांदी के सिक्के बराबर 1 सोने का सिक्का, और 1 चांदी का सिक्के को लीगल टेंडर था वो रुपए का, तो उसको 1 रुपया बोलते थे। और जो 10 रुपए से 1 सोने का सिक्का था उसको मोहर बोलते थे। तो मोहर सरफियां होती थी। हाँ,
तो 10 रुपए में एक मोहर मिलती थी। अब जब भी उसको बाहर जाना है बंदे को, मान लो मैंने भैंस लेने जाना है कहीं दूसरे राज्य में और मैं वो लेने के लिए निकल गया, भैंस की कीमत है फॉर एग्जांपल हम ये मानकर चलते हैं कि 300 रुपए, वहां जाकर 300 रुपए, कहीं भी जाओ 300 रुपए कीमत, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं ना। तो अब बंदा 300 सिक्के लेके जाएगा चांदी के। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है कि चांदी के सिक्के वो दे जाए सुनार को और सुनार से वो ले ले 30 सोने के सिक्के, क्योंकि 10 का एक है तो वह थोड़े से हो जाएंगे। वो एक पोटली में भी लेके जा सकता है, तो वो थोड़ा लेके जाना चाहेगा, चोर जाओ किसी से भी। हालांकि जो चोर चांदी खरीद वो ले जाएगा वो भी, असल में ये चोर डाकुओं से बचने के लिए नहीं था, असल में ये मैनेजमेंट था कि 300 सिक्के ज्यादा वजन बनेगा क्योंकि वो एक तोड़ा ही है दोनों का वजन, और 30 सिक्के में थोड़ा होगा तो मैनेज आसानी से हो जाएगा, सिर्फ इतना। अदरवाइज जो डाकू चांदी न छीन सका मैं सोने ने भी छीन सका है, और वह पर्ची ने भी छीन सका, वो आपके क्रेडिट कार्ड ने भी छीन सका है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब आगे क्या वो, तो उन्होंने क्या गेम खेला, उसने सुनार कहने लगा कि ये तू एक काम करना है, ये सोना भी क्यों लेके जावे तू उड़े, मान ले 300 रुपया की थी वहां, 300 चांदी के सिक्के देकर 30 सोने के सिक्के लेना आया एक बार, मैंने खरीदने जाना था दूर। तो सुनार बोला तू एक काम कर, उड़े फलानी जगह मेरा दोस्त बैठा है, वो जो अपनी दुकान है उड़े भी चंडीगढ़ में भी, तो तू यार एक पर्ची बना ले, मैं धारक को 300 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, मैं तो लिख देता हूं, तू 300 रुपया मेरे द्वारा जमा करते, ओड़ा जाके 300 रुपये ले लिए, थोड़ा सा कट लगेगा इसमें, ठीक है, कट तो वो तो देखो कटेगा ना, थोड़ा कटेगा भाई, थोड़ा मेरी मेहनत तो लगेगी ना, इतना तो कुछ लेके जाना पड़ रहा। वह जो पर्ची है वह गोल मोल करके अपनी कड़ी भी अंटी में दे लिए, तो किसी ने कोई देखेगा नहीं, कहेगा ना भाई इस पर तो कोई चांदी का सिक्का नहीं, कुछ नहीं, और पर्ची गोज में ले रही, मेरे सहन और उस पर मोहर लाएगी मेरी, तो वह उस पर्ची को कहीं भी ऐसी किसी जगह पर छुड़ के ले गया। अब वो गया उड़े जाकर उन्हें पर्ची दे दी उड़े के दुकानदार थे, सोनार थे या किसी से भी, उन्हें देखा अरे भाई के साइन है अजय के, ले भाई ये पर्ची रख ली अपने पास भाई, वो सोना तोड़ दे रहा है, तो सोना काट के दे दिया उसने, चांदी के सिक्के दे दिए। लेने वाले ने मन ने सोचा मैं यार तो मौज हो गया, तो यार पीछे ले जाने की जरूरत नहीं, लेना नहीं देना नहीं, अल्ले ना चांदी लेकर जानी ना सोना, पर्ची ले जाओ बस खाली। तो न्यू करके सिसोदिया जी पर के लोग, दूसरे लोग वह भी दुकान पे पावे, पहले हम सुनार पे जावे, फिर उनका सोना लेवे या चांदी लेवे, फिर सामान लियावे, पहले सुनार पे जावे, पहले मैं तो देने जावे फिर लेने जावे, फिर मैं दोनों सुनार न्यू बोले, संधाड़ा चंडीगढ़ डाला न्यू बोले भाई मारी पर्ची चल जाएगी, सोना भी लेने की जरूरत नहीं, पूरा संध जाना हमने, और तू न्यू काम कर अड़ते पर्ची ले जा और कड़ी ले जियो, चाहे वह चल जाएगी पर्ची। तो सोना दे रखा है बंदा और पर्ची ले गया, छोटी छोटी पर्ची, कोई 2 रुपया की, कोई 10 रुपया की, कोई 20 की, न्यू पर्ची ले गया। बाजार में गया, सब्जी वाले तक सब्जी महंगी, सब्जी मिल गई, घोड़ी वाले पे घोड़ी महंगी, घोड़ी दे दी, भैंस वाले गाय वाले तक गाय महंगी, जिस पे अनाज महंगा अनाज मिल गया, दुकान पर सारे शहर में वह चलती पैगी। उनकी तो मौज होगी भाई, 1 रुपया संभालने की टेंशन खत्म, एले सनार की पर्ची लियो और वाह पर्ची संध में चल लेगी, वाह पर्ची सफीदम में चल लेगी, वाह पर्ची चंडीगढ़ में चल जाएगी, वाह पर्ची यूपी चल जाएगी, मौज होगी, सब जगह सनारना अपने आदमी बैठा लिए और वह पर्ची चलने लगी। ठीक, सब लोग उस पर्ची के ऊपर यकीन करने लग गए कि पर्ची जो सुनार देवेगा वह उसके बदले का सोना राहुल या देवेंद्र दरकार है, क्योंकि पर्ची सुनार तभी देगा जब उसके बदले का सोना वहां रखा होगा। यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, या है ना? अब पूरा शहर उन पर्चियों के ऊपर यकीन करने लग गया और उस पर्ची को ही सोना मानने लग गया। तो मैंने पर्ची दी, पर्ची के बदले पर्ची दी, पर्ची के बदले पर्ची दी, हम पर्ची को ही धन मानने लग गए, क्योंकि उस पर्ची को जब भी जाओगे सुनार के पास, सुनार उसका बदलेगा सोना चांदी आपको दे देगा। जैसे ही आप 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, 10 बार जाओगे, आपका यकीन पक्का हो जाएगा भाई रुपया सोना मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक, अब सनार की छोरी का ब्याह आ गया, सनारी बोली चौधरी ओ सनार था, बोली लाला जी थोड़ा सोना धर ले, मेरे द्वारा इतना पड़ा था, क्योंकि लेन देन सोने में होता था, ले सोना चांदी धर ले मेरा और मैंने इसकी पर्ची बना के दे दे।
सनार बोला बोली आपने तो देनी है पर्ची, ये सोना तो ले जा ऊपर, तो पर्ची बता कितने की चाहिए। ठीक ठीक। सनारी बोली एक 10,000 की दे दे, एक 5,000 की, एक 2,000 की, 100 की गणिया दे दे, 500 की गणिया दे दे। अब उसने वो सोना दरिया को नहीं उड़ा है। सनार ने उतनी जितनी पर्ची ना कही मांग के छाप के और वह दे दी। ठीक। अब वह पर्ची असली है कि नकली नहीं बता। असली है मतलब सनार ने दे है मैं, अगर उनके बदले सोना नहीं रखा तो मैं नकली है, अगर सोना रख के जान दी वह सनारी। समझ गए नहीं बात। उसी बहू तो हवा भाई उसकी बहू है, लेकिन वो जो तिरते देवेगी, तो दुकानदार है, तिरते जब 10 रुपए दे तो उस 10 का बदले का सोना उड़ा होना चाहिए ना, उस 10 रुपए के बदले का सोना वहां होना चाहिए ना। लेकिन वहां सोना नहीं है ना। देखो बाकी जितने रुपये आज तक चल रहे थे उनके बदले का सोना वहां है। जब सारे जने जाकर अपना सोना लेना चाहे सब न मिल जाएगा, लेकिन जो सनारी लेकर आई है उसके बदले का सोना वहां नहीं है। समझा। वो तो पर्ची बना के दे दी। वो पर्ची बना के दी ना खाली। लेकिन दुकानदार क्या सोच रहा है, क्योंकि उस सुनार ने दी है तो पर्ची असली पाओगी। समझ गए नहीं बात मेरी। ये वो पर्ची असली है कि नकली नहीं बता। वैसे तो असली है यार असली नहीं है वह। यार असली कैसे है यार वह, जब रूल ये है कि सोना होगा सुनार के पास तो सुनार पर्ची देगा यार। वह तो असली है इधर है, तो सोना दे रहा है वहां, नहीं इधर है तो असली है पर्ची वह। पर्ची का मूल्य नकली है वैसे, मूल्य तो असली है वो। यार मूल्य क्या होता, मूल्य ही तो पर्ची है यार। वो पर्ची में पर्ची के बदले सोना मिलेगा, उसमें यूं लिख रहा है, उस पर न्यू कौन लिख रहा है कि आप पर्ची असली है कि नकली। उसमें न्यू लिख रहा है कि मैं धारक को 100 ग्राम सोना देने का वचन देता हूं। भाई नकली है वह, उसके लिए जो जिसने दी है, जिन्हें दी उसने नकली है भाई वन जिसने ली है उसने बेरा नकली है ना, सुनारी न बेरा सुनारी ने बेरा सुनार ने बेरा है ना? बे नकली है। हाँ। इन्होंने सुनना कौन रखा, हाँ। मैंने इसने पर्ची दे दी, मगर वो बाजार में जाना है, लेकिन बाजार वाले ने बेरा को नहीं, बाजार वाले ना वे असली है। हाँ, उन्हें लागेगा असली है। मैं भी तो नहीं कह रहा हूं असली तो नहीं ना वाह असली नहीं है, लेकिन बाजार के आदमी का भरोसा सुनार के सिग्नेचर पे है। हाँ इसलिए वो क्या मान रहा है कि अब पर्ची आई है तो इसके बदले का सोना भी रखा होगा। और क्योंकि सारा शहर कभी भी सारा सोना लेने जाता नहीं, तो अगर 10% लोग चले भी गए तो सुनार के पास 10% लोगों का तो सोना पड़ा ही है। लेकिन जो अब मान लो सुनार ने जो पर्चियां दी हैं अब उनके बदले का कोई सोना सुनार के पास नहीं है। उन्हें सिर्फ एक कागज और कागज पर थोड़ी शाई, बस इतना हंगा लग गया उसका और उन्होंने वो पर्ची बना दी। असली धन उसके बदले नहीं है, सिर्फ कागज के बदले। अब उसने आपको दुकान पर जाकर उन्हें कहा बोल घर कितने का बेचा, चोरी का गिफ्ट देना है, बोल गाड़ी कितने की देवा है, घोड़ा गाड़ी, बोल मैस कितनी लेनी। तो छोरी तो जितना मर्जी खर्चा कर सके अनलिमिटेड खर्चा करके और उस छोरी तय दे दिया। समझ के बात। अब वो सामान मिला असली, सामान घोड़ी तो असली होगी, मैस भी असली है, मकान भी असली है, जमीन भी असली है, लेकिन पर्ची कौन सी है, नकली है। लेकिन उस आदमी ने कौन बेरा जिन्हें ली वो पर्ची क्या असली है। अगर उस पर्ची ने लेकर वो सुनार पर चला भी जाएगा तो भी उसने सोना मिल जाएगा, क्योंकि सारा देश इकट्ठा नहीं आ रहा है, उसके पास थोड़ा बहुत देना है ही है। पुराना किसी और का दिया हो या मेरा दिया किसी और का दिया तो सुनार पे पड़ा है पैसा, तो वो उसने देकर और सोना ले ले तो यकीन कर ले। वो मान ले न्यू भी सोचने लगा अरे सुनारी ले आई थी, अडानी ले आया था, कदे नकली हो तो जब जाकर देवे तो मिले जाओगा। तो वह सनारी के दी हुई पर्ची भी चल रहा है, इसका मतलब है कि इसके बदले का सोना दरिया है। अब ऐसा करते करते सुनार अपने सारे यार दोस्तों को बेहिसाब पर्चियां लिख लिख के दे देता है। सुनार अपने रिश्तेदारों को बेहिसाब पर्चियां लिख लिख के दे देता है, अपने सब दोस्तों को बेहिसाब पर्चियां लिख के दे दे तो सुनार के सारे दोस्त अमीर हो जाएंगे और वो उस नकली पर्चियों के बदले में सारे गांव की जमीन भी खरीद सके, सारी मैस भी खरीद सके, सारे डांगर भी खरीद सके। वो नकली पर्ची है। अब एक दिन आके और सुनार ने बोला भाई एक नियम बनाना पड़ेगा, ईब मने फिएट करेंसी भी लॉन्च करनी पड़ेगी। वो फिर करेंसी क्या है? जिसके बदले सोना देने की जरूरत को नहीं। अच्छा समझ गया बात। अब लोग यूं कहेंगे, लेकिन या फिएट करेंसी जो आवेगी ना, अब की बार दूसरे टाइप का नोट आवेगा, करेंसी आओगी। ईब सनार ने न्यू फर्क रखना है कि जो पहले वाली जो पर्ची थी और जो नई है बनिया सोने की, इनमें क्या फर्क है। तो सनार ने नए डिजाइन के
पर्ची, प्रोमिसरी नोट, पर्ची का मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब प्रोमिसरी नोट, नोट का मतलब नोट जो अपना 10 रुपए का। तो अब की बार सुनार ने नए डाल की पर्ची काट दी, उनका नाम रख दिया हुंडी। हुंडी हुंडी आई थी। अब सुनार की वह पर्ची भी सोने में चल रही है, क्योंकि सुनार के पास इतना सोना पड़ा है, तो लोग उस हुंडी को भी असली सोने के बराबर की पर्ची मान रहे हैं। यह बात आपके पिताजी मान रहे, ये आप मान रहे, और आप उस हुंडी को ही सोने में चलान लग रहे हो। लेकिन यह बात आपके बच्चे को नहीं पता थी। आप उसी को सोना मान रहे थे, उसी को रुपया मान रहे थे। उस पर लिखा हुआ है मैं इतने रुपए अदा करने का, देखा तो आया चांदी का सिक्का, लेकिन उसमें लिखा क्या है, इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। रुपए का वचन है तो रुपये में चल रहा है, तो आप उसी को रुपया मानकर चल रहे हो, और वही लेन देन में का साधन बन गया। तो सोना वो न्यू का न्यू है। अब जो अगली पर्ची आई उन्हें वो भी नहीं आया, तो अब जो पुरानी पर्चियां थी मैं सारी ले ली, पुराने नोट बंद कर दिए और नए नोट जारी कर दिए। तो आपके बच्चे ने पता ही नहीं कि मेरा बाप उन पर्चियां के बदले इतना सोना सनारते देख आ रहा था, और ईब जो नई पर्ची मिली इनके बदले मैंने तो दिया नहीं सोना। जैसे आपा ने तो दिया को नहीं सोना, अपने दादा ने तो दिया है। दादा तो पूछोगे ना तो बतावेगा कि बैंक उतना ही नोट छाप सके जितना सोना उसके पास हो। तो दादा ने तो असली सोना देकर वो 10 का नोट लिया था, वो 10 के नोट के बदले बैंक ने अपना नया नोट दे दिया, और उसके बदले नया नोट और उसके बदले डिजिट दे दी। आपने ना तो अपने 10 के बदले सोना दिया, ना डिजिट के बदले दिया, इसलिए आपने पता ही को नहीं कि उसके बदले सोना पड़ा है, और आप उसने रुपया मान के चल पड़े। 2018 में करेंसी चेंज करे थे, हाँ 2016 में, 8 नवंबर 2016 में वो गेम यही था। क्योंकि पुराने नोट के बराबर ही वो, क्योंकि देखो 8 नवंबर ने नोटबंदी हुई, पुराने नोट बंद हो गया 500 का और 1000 का, उसने नए नोट आ गए। तो सामान पहले भी 500 में मिला करता, अब भी 500 में, तो आप क्या मान रहे हो कि उसी 500 के बराबर ये नोट है। लेकिन तो 2000 का नोट छाप दिया, क्योंकि आरबीआई ने छापा था, आप उस पर यकीन कर रहे थे। तो सुनार ने 2000 के नोट छापे, और उन 2000 के नोट की 2 कॉपी छापी, और आप उसको भारत का असली रुपया मान के, और वो उन नकली नोटा के बदले में आपकी जमीन ले गए। बीजेपी ने 4000 जिलों में पूरे देश के अंदर 400 4000 जितने भी, हाँ नहीं गांव तो 7 लाख है, 400 ही शायद है, 400 जिला में वर्ल्ड क्लास लेवल के 3 स्टार लेवल के दफ्तर बना लिए नकली पर्चियां में। और फिर 2000 का नोट बंदी कर दिया। नकली पर्ची छापी, असली जमीन ली, असली लोगों की मेहनत ली, एलईडी ली, चेयर ली, कुर्सी ली, ऐशो आराम लिया, और पूरी ईंटें ली, सब लेके और फिर नोट बंद कर दिए। फिर उसमें क्या दिक्कत, नोट बंद कर दीजिए। 2000 रुपया नोट चलन था, आज जब नहीं चलन था बंद कर दिए। इसी चीज को समझाते हुए हम पागल हो जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। ठीक है भाई, दिए किस नियम से छापे, किस नियम से बंद करे, वो नियम फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया, ये सवाल पूछना बनता है। बताओ ना फिर अब किया कि नहीं किया ना। सुनार की तरह खाली पर्ची छापी और असली धन ले लिया, वह तो समझाने लग रहे मेरे भाई। छोड़ो, सुनार गया, पर्ची गई उसकी, खत्म हो गया, दोबारा था वही सिस्टम चल गया, तो उसके बाद क्या होगा? रुपया जो भी बनाए जाए, रुपये का जो भी मानक बने, तो बंद हो गया। अरे मैं नहीं हो सकता मेरे भाई, मैं आपको एक बात फिर आप चाहते क्या हो, क्या होना चाहिए? के नहीं हो सकता, पहले हुआ तो लाइन सुन ले। आपने कहा रुपया खत्म हो गया, रुपया खत्म नहीं हो सकता, यह बैंक नोट खत्म हो चुका है। रुपया भारत की मुद्रा है, जब तक भारत देश रहेगा तब तक भारत का रुपया रहेगा और रुपये का मानक रहेगा। ये बैंक नोट नकली हैं, ये खत्म होंगे। इस लैंग्वेज को समझना है अपने को। बैंक नोट और भारत का रुपया अलग अलग चीजें हैं। जब ये बैंक नोट खत्म हो जाएंगे तो हमारा रुपया केवल और केवल मानक पर केंद्रित होगा, जो कुदरत के मानक पर सेट है। उसी दिन से हर व्यक्ति का शोषण बंद हो जाएगा और अगले 3 साल में हर व्यक्ति कर्जे से मुक्त हो जाएगा, गारंटीड। और केवल धन धन धन, समृद्धि और संपदा लोगों के पास टाइम ही टाइम और पूरी तरह से हेल्दी। नोट बंद हो गई, नोट, हाँ नोट आपने बंद कर दी। अब नोट देश में है नहीं, ना नोट तो कोई कुछ ले सकता, एक कागज मात्र है। आपके अकॉर्डिंग तो अभी भी कागज है, मगर जितने भी देश में लोग हैं जो यूज कर रहे हैं उनके लिए तो पैसा ही है।
रुपए है उनके हिसाब से, आपके हिसाब से वो सिर्फ कागज है। समझ गया। मगर चीज आप भी ले रहे हो, आपका भी काम उससे चल रहा है और पूरे देश का भी काम उससे चल रहा है। ये आप कह रहे हो हम नोट बंद करना चाहते हैं, नहीं कहा मैंने। सरकार ने, आपने ये कहा ना नोट खत्म होने चाहिए। यार मैंने ये नहीं कहा हम बंद करना चाहते हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा था मान लो ये बंद हो गए तो क्या होगा, तो मैंने उसका रिजल्ट बताया। फिर आप लड़ाई किस चीज के लिए लड़ रहे हो? मैं आप ये तो कह रहे हो ये नोट गलत है। यार मेरे बंद करने से अगर देश में बंद होते हैं तो मैं बंद कर देता हूं, और फिर जब मैं बंद कर देता हूं तो फिर आपने जो कहा कि देश के अंदर बाकी लोगों का काम उससे चल रहा है, फिर कैसे चल रहा है? क्योंकि वो बंद ही हो चुके हैं। जब फिर तो जब बंद वो तब वो आदमी तो बंद करने की बात तभी करेगा ना जब उसको बात समझ में आई होगी। मेरी सुनो बात, आप बात घुमा रहे हो, मैं मेरी बात सुनो। और मैं घुमा थोड़ी रहा हूं। अपनी बात चल रही है, हाँ। आप किसी चीज के लिए बैठे हो, आपका उद्देश्य है फिर लोगों को ये बताना बात समझ ये में आए। पैसे, ये नोट पैसे नहीं है, ये सिर्फ कागज है। ये पैसे एक प्रोमिसरी नोट हैं, इनके बदले आरबीआई के पास हमारा रुपया रखा हुआ है और वो रुपया हम लोगों को मांगना चाहिए। हाँ। पहले ये पता चले कि असली है कि नकली है। आप मेरे को सिर्फ 3 चीजें बताओ भाई। आप फिर वो बात घुमा दो, मैं नहीं चाहता, ठीक है ना? अब आप अकेले लड़ रहे हो तो आप जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा, आप ही कर रहे हो। यदि आपके साथ 50 बंदे हैं, 100 बंदे हैं, लाख बंदे हैं, फिर वो लाख वो बात लागू होगी। अब आप इस बात में मान भी रहे हो मैं नहीं चाहता, और आप ये कह भी रहे हो ये नकली है, मगर आप चाहते क्या? आपका उद्देश्य क्या? उद्देश्य का तो रोड़ा। अब आप उद्देश्य में आप यार मैंने ये यार देख जब क्यों चाहूं? नहीं, जब मुझे देश से अलग मान लोगे तो मैं नहीं चाहता। जब मुझको देश का मेंबर मानकर और देश के लोगों को बात समझ में आ गई है तो मैं चाहता हूं कि भारत का रुपया स्टैंडर्ड पर छपे, मानक पर छपे, और जैसे ही मैं ये चाहता हूं तो नकली नोट बंद हो। ये चीज तय कौन करेगा भी आप देश के हो या देश के नहीं हो? ये भी आप किसी और पे छोड़नी पड़ेगी बात। क्या भाई आप देश के हो या नहीं हो, आप किसकी बात मानोगे? मैं आप उस बंदे की बात मानोगे जो आपकी बात मानेगा। आप यही तो कह रहे हो ना? ऐसा कैसे होगा? मैंने कब कहा? अभी तो आपने कहा। क्या कहा? आपने कहा भाई यदि कोई मेरे को मानेगा मैं देश का हूं, आपने यही कहा ना अभी। तेरे बात नहीं समझ मान दी यार, ले। क्या बात कर रहा ये हूँ? बात तो बात कैसी बात का? देख ये बात तो मैंने जो बात कही है उस बात का बड़ा सिंपल सा मतलब था। मैं इसको कैसे मान रहा था, जैसे जब इसने कहा भाई आप चाहो हो ये सबसे पहला इसका जो मैं वहां से शुरू हूं जहां से बात को डाइवर्ट करने की ना कोशिश करी, उसको समझना। अजय ने बोला तुम ये निखा मनखाई करा करते, बात ने जब सोल्यूशन की तरफ जाया करे। मेरी बात न सुन, बात न सुन। पहले इसने मुझे कहा कि अगर ये नोट बंद हो जाए तो मैंने कहा देश के अंदर ये समृद्धि आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यही है कि सबके लिए बंद हो गया नोट, या कुछ हो रहा है इसका मतलब? ये सबके लिए बंद होगा, सबके लिए बंद हो गया। अब अजय ने यह कहा कि बाकी लोगों का काम तो इसी नोट से चल रहा है, फिर बाकी कौन बचा जब सबके लिए बंद हो गया? और सबके लिए बंद केवल तब होगा जब सब राजी होंगे। सब राजी तब होंगे जब सबके समझ में आ जाएगी। जब मोदी ने बंद कराया तब सब राजी थोड़ी थे, क्योंकि इसीलिए तो लठमला खाने पड़े थे, इसलिए तो लाइनों में लगना पड़ा था, इसीलिए तो धंधे चौपट हुए, इसलिए तो नाश होया, इसलिए तो सब खत्म होया, इसलिए तो सब कुछ खत्म होया, सारा देश कर्जे में आया। अगर समझा के करता तो बहस करनी पड़ती, बात करनी पड़ती, कितने नोट वापस लिए हैं, कितने नोट दिए हैं, कितनी कमर टूटी आतंकवादियों की। तुमने कहा था नकली नोट हैं आतंकवादियों के पास, 14 लाख करोड़ रुपए थे, 14 लाख करोड़ रुपए वापस चले गए, जो 500 और 1000 की शक्ल में 14 लाख करोड़ रुपए थे, और 14 लाख करोड़ ही वापस चले गए, तो नकली कहां गए? ये कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। यही तो कह रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि पूछा नहीं उसने, क्योंकि समझाया नहीं उसने, और मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जैसे अजय ने कहा कि पहले तो उसने बंद करने का कॉन्सेप्ट उठाया, फिर कह दिया कि नहीं आपके लिए तो बंद कर दिया, बाकियों के लिए। अब बाकियों और मेरे में फर्क थोड़ी रहा। तब मैंने ये लाइन बोली थी कि यदि आप मुझे उनसे अलग कर रहे हो तो मेरे अकेले को बंद करने का कोई मतलब नहीं है, परंतु यदि भारत में बंद करना चाहते हो तो फिर सबके लिए बंद होगा, तो सबको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए हम सारा जोर समझाने पे लगा रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि इसको बंद करो, हम ये बताने में लगे हैं कि ये नकली है। और जब आप ये मान जाओगे कि ये नकली है, खुद से रिसर्च करके, कल बैंक में जा यार, मैं तो फालतू कुछ कंधा नहीं, आप जहां जहां से देश दुनिया में लोग सुन रहे हैं वो कल बैंक में चले जाओ और जा करके केवल और केवल इतना काम कर दो, 100 रुपए का नोट असली, उसकी फोटोकॉपी घर पे रख लो रंगीन, 100 रुपए का नोट और एक एप्लीकेशन कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं यहां रहता हूं, मैंने कमाई से ये रुपया कमाया है, और इस पे गवर्नर के सिग्नेचर हैं,
कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मुझे 100 रुपए का लीगल टेंडर यानी कोई नोट या सिक्का नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए। यदि आपके पास 100 रुपए नहीं है तो गवर्नर के पास भेज करके मेरे 100 रुपए मंगवाए जाए और मुझे अदा किए जाएं। आपने बोला है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मुझे रुपए उस दी वचन जाएं। का पालन किया जाए, बस खाली वो मुझे बस इतना मान लो यार आप। मुझे रुपए दी जाए। हाँ, मुझे रुपए दिए जाएं। ई नोट रुपए नहीं है। नोट रुपए नहीं है, ये प्रोमिस का नोट है और सिक्का भी रुपया नहीं है। 1 रुपया लिखा हुआ है, वो रुपए का लीगल टेंडर है। जो अभी थोड़ी देर पहले वो एआई बोल रहा था ना कि सिक्का रुपए का लीगल टेंडर है, यानी उसको कानूनी वैधता प्राप्त है और वो कानूनी वैधता संविधान ने दी है, जबकि रुपया भारत का है। संविधान भारत के लोगों ने अपनाया हुआ है, भारत का नहीं है। भारत प्राकृतिक सिद्धांत पर चलता है। हर कोर्ट की पहली लाइन ये होती है, नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। प्राकृतिक न्याय सबसे ऊपर रहेगा, प्रकृति का नियम चलेगा। कुदरत के नियम को कोई भी कानून डिफाई नहीं कर सकता, कोई भी कानून मना नहीं कर सकता, यह खुद कोर्ट कहती है। कोर्ट भी कभी प्राकृतिक न्याय से नहीं भाग सकता और इसीलिए कोर्ट में रुपए के मुद्दे को सुनता नहीं है कोई जज। चाहे 10 साल चले, चाहे 20 साल चले, किसी जज की औकात नहीं है रुपए के मुद्दे पर वो जनता सरकार मोर्चा के सामने आके खड़ा हो जाए। और कोई जज, कोई वकील पूरी दुनिया में यदि इसके सबूत लेना चाहता है, हर सबूत हमारे पास है कि आरबीआई प्राइवेट संस्था है। यह सबूत है कि आरबीआई के अंडर आने वाले सारे बैंक प्राइवेट संस्था है और जितना भी लोन आरबीआई बांट रहा है सारा का सारा फ्रॉड है, लोन फ्रॉड है। लोन फ्रॉड है। दो चीजें मुझे याद दिला दी। 2016 में, यहां आगे बोल दो, यहां आगे बोलो, 2016 में देश का प्रधानमंत्री, आ जाओ, अब यहां आगे बोल दो। अच्छा चल, हाँ 2016 में देश का प्रधानमंत्री शाम को 8 बजे आया। अब उसने कहा आज रात 12 बजे से नहीं 8 बजे आया और उसने कहा आज रात को 12 बजे के बाद 500 का नोट नहीं चलेगा और 1000 का नोट, बंद हो ये नहीं, ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये बोला उसने। हाँ बिल्कुल, सर्च करो, भाषण सर्च ये करो। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक बात, क्यों नहीं रहेंगे? उसने कहा बड़े नोट से आतंकवाद बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, काला धन बढ़ता है। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 500 का नोट और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। ये भाषण है उसका। उसने बड़े नोट की गलती बताई। अब बड़े नोट के कारण 3 काम होते हैं जो बताए उसने। अब 2000 का जो नोट है वो 500 के 1000 के से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है 2000 का नोट तो। हाँ। और साइज में छोटा है। साइज में छोटा है, साइज में छोटा। वो बड़ा आ गया। हाँ। तो एक बात, दूसरा मेरा ये है कि उसने कहा लीगल टेंडर। तो अब ये सर्च करो कि लीगल टेंडर किसको कहते हैं। प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। लीगल टेंडर क्या है? लीगल टेंडर का मतलब है उसका रिप्रेजेंटेटिव, रुपए का रिप्रेजेंटेटिव। और ये है कानून में कि जो भी जिसका लीगल टेंडर है उसकी वैल्यू परचेजिंग पावर बराबर होनी और चाहिए। उसकी परचेजिंग पावर वो बराबर होनी चाहिए। अब सुन ले, अब अगर इसी रात सिर्फ एक लाइन बस, पहले मैं आप अपनी बात बताना याद रखना, आप भूलना मत बात जो आप बताना चाह रहे हो। हाँ। मैं कह रहा हूँ जब हम अपना कुछ भी जीएसटी फाइल करते हैं उसमें अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जिसको साइन करने की पावर होती है। हाँ। क्या वो बंदा मालिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है? उस वक्त हाँ, उस काम के लिए, उस काम के साइन लिए करने वहां का- लिखा होता है, अथॉरिटी दी जाती है कि इस काम के लिए मैं इसे अपना रिप्रेजेंट, तो जो वो कहेगा वही मालिक माना जाएगा। मालिक जो का- मालिक ने उसको कहा, साइन मालिक के साथ मालिक ने माने माने जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपने अथॉरिटी देके भेजा उसे। अगर आप यकीन नहीं करते तो आप नहीं भेजोगे, यानी आपकी पावर, उसकी पावर उस काम के लिए परफेक्ट क्या? वही। क्योंकि मैं कल 2-3 दिन पहले जीएसटी फाइल करने की एक कुछ देख रहा था, मैं गया तो वहां पे मेरे पास 3 ऑप्शन आए, प्रोप्राइटर, हाँ समझ गया, दो वो 3 ऑप्शन आए तो मैंने उसके बारे में अब मैं एक क्या बात होता है। बताऊं। अब अपनी बात बताओ। अब इसी दिन जिस दिन ये नोटबंदी हुई उसी दिन अपन चारों लोग बैठे हुए हैं हाँ। और हम चारों लोगों ने हमने प्लान किया कि भाई एक काम करते हैं,
10-10 लाख रुपए के नोट पड़े हैं हमारे पास, हाँ। 500 और 1000 की शक्ल में, सब पे एक बैग पड़ा। हाँ हाँ इनने तो धरती खरीद ली 10 लाख की, इनने सोना खरीद लिया 10 लाख का, इनने मैच खरीद ली 10 लाख की, इनने ट्रैक्टर खरीदी 10 लाख का, और मेरे पास में नोट नहीं उतरे। अब जब उसने कहा रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, धरती वाले कुछ फर्क पड़ेगा? धरती खरीद ली, धरती कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, उतनी रहेगी, सोना उतना ही रहेगा, मैच उतनी रहेगी, ये तीनों की कीमत बढ़ेगी, ट्रैक्टर की चलो घटेगी, लोहा खरीदा है ये तो घटना था। जो ये नोट है यही कबाड़ो है, सिर्फ यही तो कबाड़ो है ना। ये दे करके कुछ मिलेगा वापस, इसका मतलब ये अगर ये धन होता तो ये खत्म नहीं हो सकता था। अगर जिसका ये रिप्रेजेंटेटिव था ये नोट, अगर वो रुपया होता, भारतीय रुपया होता मेरे पास, यदि सोना होता मेरे पास, तो ये कभी खत्म ना होता। उसकी मान लो वैल्यू वही जिसने है। वो 12 बजे के बाद जिसने टाइम दिया था भारत सरकार ने, उस टाइम के बाद अगर उसने वो नोट नहीं बदलवाए, हाँ, जिस दिन नहीं उसने टाइम दिया था बदलवाने, हाँ उस दिन के बाद उन्होंने नोट नहीं बदलवाए, हाँ, तो वो करेंसी वो कबाड़ थी, कबाड़ थी। है ना। करेंसी नहीं, नोट। करेंसी मुद्रा हमारी रुपया है, ध्यान रखो। करेंसी में और बैंक नोट में अंतर है, यही तो समझाते पागल हो गए। आप 100 रुपए के नोट को 100 रुपए बोलते हैं, और आपके पिताजी और आपके दादा 100 की पर्ची बोलते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है यार। वह सुनार वाली पर्ची है खाली, बस वो सोना नहीं है, और सोना धर के ले रखी वाह। मतलब इस देश के 150 करोड़ लोगों के दिमाग में ये छपवा दिया यस, गया। 150 करोड़ लोगों के साथ ठगी हो रही है। और बैंक में जब आप 1 रुपया जमा करते हो तो वो 9,333 रुपए छाप लेते हैं आपकी, और जब आप निकालते हो तो आपको 1 रुपया मिलता है। अब मेरा बैग ला के दो आप, मैं आपको इसकी कहानी बता दूंगा कति क्लियरली। आपको जब ये बात समझ में आएगी तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे कि यार यूं इतनी बड़ी ठगी कैसे हो गई भाई। क्योंकि हर पूरी पीढ़ी को उस इकोनॉमिक्स और उस रुपए के सिद्धांत से दूर रख दिया। तो आप लोगों को जब आप 20 रुपए का चिप्स का पैकेट या कुछ बिस्किट खरीदते हो और मोबाइल से डिजिट भेजते हो, और जेब में जो नोट पड़ा है उसको रुपया बोलते हो, तो आपको वो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। जबकि यार उस डिजिट को तो छापने में कोई एक चुन्नी भी नहीं लगती, चल कम से कम 20 का नोट छापने में कुछ तो लगता होगा। तो ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होती है यार, ऐसे थोड़ी होता है। आपको ये समझ में आना चाहिए, और ये बात समझ में नहीं आओगी तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। क्योंकि अगली पूरी पीढ़ी खात्मे की तरफ है, तो जाके इतना पागलों की तरह लगे पड़े हैं। ठीक है, ईब यो देख, यो बत्ती ले रहे पूरी, ये दिखाइए बराबर। यो खजाना है, दिखाइयो के तो चक्कड़ी देख लेना तो कोई बात को नहीं, लेकिन इसको समझ पहले। अब यो देखो, मैं कैमरा में दिखाऊंगा, गलत तो कैमरा में कड़ी दिखा, तेरा जुड़ जी करोड़ दिखा। इस पे क्या लिख रहा है देख, पढ़िसना क्या लिख रहा है इस पे? 1 रुपी इंडिया 1862। 1862। इस पे क्या लिख रहा है? 1 रुपी तो विक्टोरिया का है, क्वीन तक रुपया है ना इंडिया का। हाँ 1 रुपी इंडिया। हाँ यो देख करीब, यू भी 1 रुपी इंडिया है 1906 का हाँ यो, है। हाँ 1906 का है। यू एक 1862 का है, एक 1906 का है। हाँ और यो इस पर कौन है किंग ऑफ? जॉर्ज पंचम है। जॉर्ज पंचम। अच्छा, ठीक है, यो है रुपया 1976 का, 96। हाँ 76 का है। है? हाँ 76 लाल 96 लाल जो सब लग है ना। इस पर लिखा भारत इंडिया अशोक चक्र। 1 रुपी इंडिया, यो 2013 का है। अच्छा छोटा कर दिया, 2013 का 1 रुपया है। यू स्टील यू लोहे का है। हाँ और इस पर अशोक चक्र सत्यमेव जयते भारत का। अब यू देख, यू क्या है? यू भी 1 रुपया है, 1 रुपी है। इस पर कुछ ये इनके वहां लिख रहे हैं। और ऊपर क्या लिख रहा है? किसने छाप रखा है? यो सबसे ऊपर क्या लिख रहा है इस पर? भारत सरकार। और अंग्रेजी में? अच्छा पूरा तो बस कोई बात नहीं, वो उसमें कोई बात नहीं, सिक्का वो भारत का ही होगी। वो भी लीगल टेंडर है, वो भी लीगल टेंडर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया, सारा कुछ है इसके ऊपर। भारत सरकार है ना इसमें। 2017 का 1 रुपया है, उस पर सिक्का भी छप रहा है। हाँ कोई बात को नहीं, ठीक है। अब ये रुपए कितने रुपए हो गए अब आपके पास? ये एक ही रुपया है, जो भी 2 3 4 5 हो गए हैं। 5 रुपए हो गए। हाँ। अब आप इसको बैंक में जमा कराने जाओ, हाँ। तो बैंक इसको 5 रुपए में लेता है, 5 तो 5 मिले होगा, है ना। हाँ। और फिर जब अगले दिन निकालने जाओगे तो वो कहेगा भाई, जब आप निकालने जाओगे तो कह देते तेरे खाते में ट्रांसफर कर दिया। फिर बोलेगा कैश को नहीं, मैं बोले ना कैश चाहिए मैंने, तो फिर वो आपको ये वाला देगा, ये वाला। अच्छा, मेरे को ये सारे रख लेगा,
अच्छा ये देगा कौन नहीं? क्योंकि ये 1976 का है, क्योंकि ये जमा हो जाएगा, चलता भी नहीं तो? ना जमा होएगा, बिल्कुल जमा होगा। 1 रुपया कभी ये नहीं जाए, ये सिक्के का सिक्के आज तक बंद नहीं हुए हैं, सिर्फ नोट बंद हुए आज तक, सिक्का आज तक कोई बंद नहीं हुआ। तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा, और 1 रुपए में चलेगा। बाजार में वे खत्म है, ये और नहीं खत्म हुआ है, लीगल टेंडर है ये अभी भी, खत्म हुआ है इसका। ठीक है। और अब ये सिक्के आज तक बंद नहीं हुए, मैं बताने लगा हूं। तो चलेगा 5 रुपए में, और जब आप लेने जाओगे तो कौन से मिलेंगे? ये नए वाले, ठीक है। इसके बदले में सिर्फ एक टॉफी मिलती है, आज में एक टॉफी मिलेगी। मानता होगा। हाँ, अब जब मैं इसी चीज को बाजार में जाता हूं हाँ, और टॉफी लेने जाऊं, इसके बदले एक टॉफी मिलेगी, इसके बदले भी एक टॉफी मिलेगी, ठीक है, और इसके बदले भी एक टॉफी मिलेगी। हाँ, लेकिन जब मैं ये 1906 वाला लेने जाऊंगा ना, उड़ान देख ले, हाँ, मैं वो चेक करूँ। हाँ, ये 1906 के बदले में जब मैं इन्हें देने जाऊंगा ना, जब 1906 वाला, हाँ, इसके बदले में मुझे करीब करीब 1000 टॉफियां मिलेंगी, क्योंकि इसमें 50% चांदी है, लेकिन बैंक इसे 1 रुपए में लेता है। अच्छा, इसमें 50% चांदी है इस सिक्का में। हाँ, बैंक इसे फिर भी 1 रुपया बोल रहा है। 1 रुपये ऑफ इंडिया। अच्छा, जो नया सिक्का और जो ये सिक्का है 1862 वाला, इसमें मैंने 2000 टॉफी मिलेंगी, 2500 मिलेंगे। आज के टाइम पे 2500 टॉफियां मिलेंगी। पर ये वाले सिक्के इसमें 2500 आएंगे, उस 1 रुपए में ये 2500 रुपए आएंगे। यानी उसको अगर बैंक में जमा कराएगा, आज की कीमत बैंक वाला 1 रुपया मान रहा है और बाजार 2500 मान रहा है, बाजार करता मतलब मन तो ये बाजार में किसी मैं ट्रॉफी लेने बिक गया तो हाँ। 1 रुपया मानना गई ना है ना। लेकिन सुनार पे चला जा, वो इसके बदले इसे 2500 दे देगा। इस एक रुपए के। हाँ, चांदी है ना, वो चांदी का तो रुपये लेगा इसमें। रुपया है है ना भाई ने बड़ा अच्छा सवाल, इन्हें कहा यार चांदी है, वो चांदी ने तोल लेगा और चांदी के बदले में 2500 की दे देगा। हाँ, लेकिन फिर इसने बैंक क्या तो नहीं मान रहा, या चांदी है, चांदी तो या दुकानदार खातर भी है, चांदी तो या बैंक खातर भी है। यो सवाल मारा पूछ गया। अब वह जो किताब मैंने दे रखी ना, उसमें मैंने लिख रखा, उसमें आरटीआई दे रखी हमने फिर सरकार तो न्यू पूछ लिया, असली रुपया कौन सा है भाई यू है को है। हाँ, हाँ। जब इस 1 रुपए में एक टॉफी मिला और उसमें 2500, मैं तो असली चांदी वाले मान लूंगा, फिर 2500 मिला है। लेकिन 1 रुपया जमा कर जब यू मिलता हो मना अगले दिन, तो मेरी गल 2500 गुना की ठगी होगी ना एक रात में। सिर्फ जमा करान में कटवान में 2500 गुना की ठगी मानी जाओगी। हाँ। फिर मैंने पूछा ये ठगी के कारण क्या है, तो मैंने सरकार से न्यू पूछ लिया, भाई मेरा 1 रुपया कौन सा असली है। तो सरकार ने ये लिख के दिया कि रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कौन सी धातु का है। जैसे किलो का बट्टा है, चाहे वो लो का हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो लोहे का हो, चाहे कपास हो, 1 किलो मतलब 1 किलो, 1000 ग्राम। यानी कि बट्टा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कौन सी धातु का है, बट्टा इस बात पर निर्भर करता है उसका वजन कितना है। इसी तरह से रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कागज का है, डिजिटल है, चांदी का है या लोहे का है। रुपया इस बात पर निर्भर करता है उसके पीछे सोना कितना है, वो उसका मानक है। ये बात पता लग गई, खेल समझ में आ गया कि रुपया असल में वही है जो उस पर लिखा है। ये लीगल टेंडर है, ये रुपया नहीं है। अब समझ में आया। अच्छा, फिर वो लास्ट अपडेट कौन सा है भाई, जो जिसके बदले में यू मिला है। अरे नोट तो पेपर रुक जा, पेपर नोट छेड़ा ना। फिर पता लगा कि भाई फिर वो गड़बड़ जो थी वह गड़बड़ के है। 1882 का पेपर करेंसी एक्ट आया, उसमें लिख रखा 15 रुपया एक मोहर के बराबर, उसका मानक लिख दिया उसमें 1882 में। उसके बाद कदे भी मानक के बारे में कोई जिक्र किसी कानून में नहीं है। इसका मतलब किसी भी पार्लियामेंट ने मानक के साथ छेड़खानी उसके बाद नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे ही कत्लेआम मच गया था और उसके बाद तो फिर भारत आजादी की तरफ चल पड़ा था। तो छेड़ेंगे तो देश ना पता चल जाएगा। हेनरी किसिंगर का वो डायलॉग देखना, द इकोनॉमिक हिटमैन, जिसने किताब लिखी थी, जो बताता है कि मैं देशों को कैसे लूटते हैं हम। उन्होंने बताया हुआ है कि हम हर देश को ऐसे लूटते हैं, हर देश की पूरे ब्रेन ड्रेन, पूरा एनर्जी, पूरा सब कुछ लूटते हैं। हमारा तरीका है ये उद्योगपतियों का, सिस्टमैटिक। द इकोनॉमिक हिटमैन के नाम से है उसकी किताब। और जो हेनरी फोर्ड है, जिसके फोर्ड ट्रैक्टर, फोर्ड की गाड़ियां, उसने ये कहा था कि अगर बैंकों के नोट छापने का खेल जनता को समझ में आ जाए ना, रातों रात क्रांति आ जाएगी।
इसलिए इस बात को बिल्कुल बंद रखो, बिल्कुल जिक्र नहीं होना चाहिए ना कानून की किताब में। अब कानून में आईपीसी में लिखा हुआ है कि ये काम करना गलत है जो तुमने किया है, ये जो नोट छापे और ये जो बेहिंता छापे, ये गलत है, जुर्म है, आजीवन कारावास की सजा है, कानून में प्रावधान है। अगर मैं नोट छापूंगा ना तो मेरा नोट चलेगा थोड़ी। आरबीआई भी अगर बिना नियम के छापेगी तो गवर्नर जेल जाएगा जिंदगी भर, और जिस सरकार ने आदेश दिया वो भी जिंदगी भर सारे नेता अंदर रहेंगे, सारे पार्लियामेंट के सांसद। अगर देश की जनता सवाल पूछ ले और अपने सवाल पर, सिद्धांत पर खड़ी हो जाए, तो आज तक के जितने सांसद हैं, जितने प्रधानमंत्री हैं, जितने चीफ सेक्रेटरी शामिल है सरकार में बैठे रहे, सब के सब आजीवन कारावास में जाएंगे, क्योंकि किसी ने भी देश को नहीं बताया, सब शामिल रहे उस षड्यंत्र के अंदर, विपक्ष भी और सरकारें भी। इसीलिए हमने जब इसके थोड़े और गहराई में गए तो फिर थोड़ी और चीजें पता लगने लगी। अब इस 1 रुपए में और इस 2 रुपए में फर्क बताओ, इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है और 2 रुपए में सबसे ऊपर क्या लिखा है? 1 रुपए में लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये और 2 रुपए में क्या लिखा है? ये लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी है, गारंटीड बाय केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अब यहां इस खेल सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? अंग्रेजों की सरकार, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में है ही नहीं। भारत सरकार के 3 नाम है, यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 1 रुपया का ये करेंसी नोट बोलते हैं इसको छापती है भारत सरकार। और जो ये नोट होते हैं, ये है बैंक नोट, इसको छापता है रिजर्व बैंक। अच्छा, इसको तो भारत ये सरकार- करेंसी नोट है, ये भी लीगल टेंडर है। हाँ। और ये बैंक नोट, ये छापती भारत सरकार और ये छापती आरबीआई। अब क्या चक्कर, गेम क्या है, जब भारत सरकार इस 1 रुपए को छापती है, आरबीआई उसी टाइम 10,000 रुपए छाप लेती है, नकली, फर्जी। क्योंकि इस रुपए को भारत सरकार तब छापेगी जब वहां सोना रखा होगा, और आरबीआई कहता बोला तो फिएट करेंसी है। ये मैं कमाता हूं कौन से रुपए को? इसको कमाता हूं मैं इसको नहीं कमाता। इसको नहीं कमाते आप इसको कमाते हो, और इसके बदले सोना रखा हुआ है, ये कमा लिया। और इसीलिए इसका प्रचलन बंद है, इसलिए चलन में बंद है। एग्जैक्ट, इसको पकड़ो। हाँ। इसको दो। हाँ। मैंने कमाए 1 लाख रुपए, 1 महीने में कमाए, 1 साल में कमाए, 2 साल में कमाए, मैंने कमाए 1 लाख रुपए। अगर मैं इस वाले रुपए को मैं बैंक से बोलूं मेरे को ये 1 लाख रुपए ये वाले दे दो, ये नहीं, ये नोट है, ये भी लीगल टेंडर है, इसके हाँ, बराबर का सोना रखा ये है। वाला कागज दे दो मेरे को, हाँ। 1 लाख रुपए, हाँ। ये वाला कागज दे दो, हाँ। जो भारत सरकार ने छापा है। हाँ। क्या मैं इसके लिए, मेरा नियम कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि भाई मैं इसको लूंगा और इसको नहीं लूंगा? नहीं, क्योंकि ये भी लीगल टेंडर है और ये भी लीगल टेंडर है। इसकी गारंटी पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड दे रही है, इसकी गारंटी भारत सरकार दे रही है। अच्छा, इसकी गारंटी पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट आजादी से 1947 से पहले हाँ। इंग्लैंड की पार्लियामेंट को बोलते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट। और वही चलन में है, क्योंकि 1934 में बना था रिजर्व बैंक। 1947 में आजादी का नाटक हुआ, उससे 13 साल पहले बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लूटने के लिए ही बना था। अब अगला अब हाँ वही बात मेरी आ गई, 1 लाख रुपए मैंने लिए और मैं सरकार को या बैंक को ये बोल 1 लाख रुपए के नोट लिए, 1 लाख रुपए के ये वाले नोट लिए मैंने, हाँ। जो भारत सरकार ने छापे हैं। हाँ। अब वो नोट मैंने कमाए हैं, हाँ। अब कमा के मैंने बैंक में जमा कर दिए, हाँ। बैंक में जमा कर दिए, तो क्या उन पैसों इन नोटों के बदले भी आरबीआई छाप लेगी वो? हाँ, बिल्कुल। जितना भी पैसा आप बैंक में जमा करोगे, आपके 1 रुपए के बदले 10,000 छापेगा वो। आपके 15 रुपए के बराबर 1,40,000 छाप रहा है वो, आज के सोने के रेट के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि लोग कमा के आरबीआई को पैसा दे रहे हैं, वो 15 रुपए देते हैं तो वो 1.5 लाख छाप लेते। अगर आपने 15 कमाई छाप रहे हैं वो। हाँ, हमारी कमाई नहीं छाप रहे यार, हमारी कमाई छाप रहे होते तो देश में कोई गरीबी नहीं होता, कोई बेरोजगारी नहीं होता, कोई भी आज तक कोई अपराधी नहीं होता, कोई नशा नहीं होता, कोई कर्जदार नहीं होता। अगर वो हमारे जमा किए हुए छापता तो वो, जब हम 1500 रुपए छाप रहे हैं तो वो 1,40,000 और 14 लाख
1,40,00,000 छाप रहा है। हम जब 1500 जमा कराते हैं तो वो 1,40,00,000 छाप रहा है। जब हम 15,000 छाप रहे हैं, छाप क्या रहा है? बैंक नोट। सेंट्रल बैंक पर। हाँ, और वो दे के उद्योगपति को दे रहा है आपकी जमीन खरीदने के लिए। आपके रेट बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है महंगाई हो रही है। फिर वो हमको भी तो मिलते हैं। सिर्फ एक आदमी को मिलते हैं जिसका प्लाट है। जैसे ही आपने वो पैसे बड़े हुए लिए अपनी जमीन के, उसी दिन बाकी पूरी दुनिया के रुपए की कीमत डाउन चली जाएगी, इसलिए रुपया गिरता है। यानी पूरे एक व्यक्ति की को जब किसी चीज की बड़ी हुई कीमत मिलेगी तो भारत का रुपया गिरेगा। कि जमीन 100 मीटर है, 100 गज है, 100 गज ही रहेगी। उतने ही आदमी रह सकते हैं, उतनी ही सब्जी दे पाएगी, उतना ही अनाज है, वो बढ़ती नहीं है, उसकी कीमत नहीं बढ़ रही। असल में उसको लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले जब एक प्लॉट मान लो 8 लाख का था, जब वो 15 लाख का हो गया तो अब वो 8 लाख, पहले आपको वो प्लॉट खरीदने के लिए 8 लाख रुपए की मेहनत करनी पड़ती थी। अब आपको वही प्लॉट खरीदने के लिए 15 लाख की मेहनत करनी पड़ेगी। यानी प्लॉट वही है, आपकी मेहनत डबल हो गई है। यानी आपके रुपए की कीमत आधी हो गई, यानी आपकी कमाई की कीमत आधी होगी। आपकी कमाई को ऐसे खाया जाता है। जैसे किसान ने टमाटर बोया, मंडी में ले आया, मंडी में उसका टमाटर बिका 5 रुपए किलो, ठीक है। अब उधर से 5 रुपए किलो के हिसाब से उसको 1500 रुपए मिल गए। जैसे उसको 1500 रुपए मिले, आरबीआई ने 1,40,00,000 रुपया छाप लिया। वो 1,40,00,000 रुपए अडानी को दे दिया। 1,40,00,000 रुपए अडानी ने लिया और बाजार में जितने टमाटर थे सारे के सारे अपने, क्योंकि वो तो 5 रुपए के हिसाब से है ना, है कि नहीं, 6 रुपए ज्यादा ज्यादा 6 रुपए में मिल जाएगा। उसने सारे बाजार से टमाटर लेके, वो नकली नोट है वो सारा 1,40,00,000, उसने वो सारा टमाटर अपने पास स्टॉक में रख लिया। अब किसान को 1500 रुपए मिले थे। अब वो गया अपने घर, अपनी पत्नी को दिया, उसने कहा ले बागवान संभाल ले। महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब मार्केट से टमाटर गायब हो गया, किसान के खेत में से गायब हो गया, अचानक से मंडी में खबर आई भाई टमाटर तो है ही नहीं है, रेट बढ़ने चालू हो गए। कुछ दिन पहले टमाटर 200 रुपए किलो बिका था। ये चक्कर चल गया सही। अभी सुनो तो सही, 200 रुपए किलो टमाटर हुआ था ना। उसी किसान ने अगर अपने बालक का ब्याह करना या कोई सत्यनारायण की कथा खुआनी है और ईबो मंडी में टमाटर लेने चला जावा है, अडानी ने अब उस टमाटर को 200 रुपए किलो कर दिया। वो बोला मैं अपनी मर्जी से दूंगा। तो अब वो घराली तक होगा कि 1500 रुपए दे दे, टमाटर ले आऊं। उन्हें मैं 1500 रुपए पता नहीं कहां क्विंटल टमाटर बेचकर है। अगर 5 रुपए किलो के हिसाब से 1500 करोगे तो 300 क्विंटल, अब 5 रुपए किलो था ना, तो 1500 से डिवाइड करोगे 300 किलो बना, यानी 3 क्विंटल। 1500 रुपए में 3 क्विंटल टमाटर बेचे उसने, जब 1500 मिले थे। 3 क्विंटल टमाटर पे मेहनत करी, तब उसने 1500 मिले थे। फिर वो 1500 लेकर टमाटर लेने जाओ, टमाटर का रेट है 200 रुपए किलो। अब 1500 में क्या किलो आवेंगे? 7.5 किलो। 7.5 किलो, यानी 3 क्विंटल टमाटर का 7.5 किलो बना दिया। नहीं, जादू हो गया नहीं? 2 महीने में 3 क्विंटल टमाटर बोए थे, उसे ने उन्हें टमाटर आगे रुपया आता है, जब दोबारा टमाटर खरीदना पड़ जाए तो 7.5 किलो आओगा बस उसका। ऐसे मेहनत को खाया जाता है, और हर व्यक्ति की मेहनत को ऐसे खाया जा रहा है। अब पता लग गया, इब्बा तो खेल आधा भी नहीं समझ में आया, इब्बा तो रुपया आया, इब्बा तो ये नोट तो रह रहे हैं, इब्बा तो सिक्के सिक्के अंदर गए हैं, इब्बा तो 1 रुपया गया। अब 2 रुपए की बात, अब 5 रुपए पे आ जा, 10 रुपए पे आ जा। अब यहां पर मैं आपको 2 नोट दे रहा हूं, एक ये 10 का नोट है और एक ये, आप बोलते रहो, मैं थोड़ा सा एक बार पानी ज्यादा पी लिया उसका इलाज कराऊं। ये दोनों नोटों पे वो आप आइए ना, आना जी आके यहाँ बताओ जरा। पहली बार देखा यार। 10 रुपए का नोट है ये भी, रिजर्व बैंक का ही है। आओ जरा एक बार, ये सारी बातें हैं, सुनते रहो, इसको बताते रहो बस आप, मैं आंधे बताऊं फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए आप बताइए। हाँ बताते जाओ, बोलते जाओ बस। एक जो भी बता के गए डॉक्टर साहब, मैं उसको और थोड़ा सरल बता दूं। नहीं, पहले मेरे को ये बताओ, ये नोट कब का 10 रुपए का? यार आपने भी देखा है क्या नोट कभी 10 रुपए का? ये आई प्रोमिस टू पे द बिल ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक का ये सन कौन सा है? ये सन इसका, ये सन ये 59 से पहला है। 59 से पहले? हाँ, ये वाला नोट 59 या 69 से पहला है। अच्छा हाँ, ये मत उसमें नेहरू का टाइम का है। हाँ उसमें पहला है।
ये भी वही है, ये वाला नोट कब का है? ये आज का है। नहीं आज से पहले का, आज दूसरा चला। हाँ अब तो और है, अब 2016 में और आ गया, 2016 में और आ इन दोनों गया। में क्या फर्क है? ये बदल गया, आपके अकॉर्डिंग तीनों में फर्क है, इन दोनों में? तीनों में फर्क है। पहले मैं उसको बात को पूरी कर दूं थोड़ा और सरल, हाँ देख बंद करिए। हाँ जिस विषय पे वो बंद करके गए हैं, हाँ मैं उसका वो कर दूं। मैं किसान हूँ, मैंने अपने गेहूं में फसल, खेत में फसल बोई, गेहूं उगाया, 6 महीने लगे मुझे गेहूं उगाने में। हाँ 6 महीने लगे। गेहूं उगा करके मंडी गया बेचने के लिए, जो मेरी जरूरत से ज्यादा है उसको मंडी गया बेचने। हाँ मंडी में गेहूं बेचने के बाद आड़ती ने मुझे नोट दिए, ये वाला नोट दे दिए। आरबीआई वाले, हाँ आरबीआई वाला नोट। आरबीआई वाले नोट दे दिए, और उस पर नोट में लिखा है कि मैं इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अब मैं उन्हें लेकर के मैं बैंक गया। बैंक पे। अब मुझे करना तो ये चाहिए था कि भाई मैंने गेहूं उगाए हैं 6 महीने मेहनत करने के बाद, वो मैं मंडी गया हूं और मंडी में आड़ती ने मेरे गेहूं के बदले ये आरबीआई के नोट दिए हैं, और इस पर लिखा है, गवर्नर का वचन है, आरबीआई के गवर्नर का वचन है कि मैं इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब गेहूं के बदले जो उसने आड़ती ने मुझे नोट दिए हैं, इन नोट के बदले गवर्नर के वचन के अनुसार मुझे अब मेरा रुपया दे, तो रुपया हम मांगते ही नहीं, अब हमने जमा कर दिए। अब उस बैंक को पता है कि इसने गेहूं के बदले में ये आए हैं, तो इसका जो रुपया है, इसका कमाया हुआ जो रुपया है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। 777 मिलीग्राम गोल्ड गोल्ड है इसका जो कमाया हुआ रुपया है। उसका मतलब इस किसान के कमाए हुए रुपए का जो वैल्यू है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। अब बैंक क्या करता है, उसने वो मान लो मैंने 1000 रुपये जमा करे, तो उसने वो जो जोड़े वो 777 मिलीग्राम गोल्ड गुणा 1000 ये करके उसने जमा कर लिए अपने, और इतने ही नोट छाप लिए उसने, और वही नोट छाप करके 777 मिलीग्राम पर रुपए गोल्ड के हिसाब से उसने नोट छापा, और छाप करके वो नोट मेरा तो रहा उतना ही। आपको तो नहीं कहेंगे, आपको तो आरबीआई नोट मिले हुए हैं। आरबीआई नोट मिले हुए हैं। मैंने सोना, मुझे गोल्ड मांगना चाहिए था उससे, गोल्ड मैंने मांगा नहीं, मैं अपने अकाउंट में जमा कर आया। तो मेरा कमाया हुआ उस अकाउंट में उसको पता है कि ये इसका 1 रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड के हिसाब से है, लेकिन उसने जो है मेरा तो लगाया उतने में ही, लेकिन उसने जो छापा वो 777 मिलीग्राम पर रुपया गोल्ड के हिसाब से उसे ये वाले नोट दोबारा पैसा- वो नोट छाप लिए। ये वाले दोबारा हाँ, और इनका क्या किया फिर उसने, मुझको एक कर्जा दे दिया, लोन के रूप में। लोन के रूप में लोन दे दिया मुझे, मतलब मेरा ही रुपया, मतलब मुद्रा करेंसी मेरी, मतलब मेरा ही धन। अगर मैं ये मेरा एक ये बंद हो गया, आप मुझे ये वाला बीच में रख देते हो ताकि दोनों की बात आए। आ जाओ साइड आ जाओ। चलिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बीच में रखा था कि दोनों की आवाज आ जाए। मैं एक बार आवाज चेक कर लेता हूँ किस कोई बात तरीके से नहीं, भी आ रही है। हाँ। हाँ अब मैं अब इसको इसके ऊपर लिखा हुआ है ना कुछ, इसमें पढ़ तो लिया हाँ, क्या? ये बता दिया कि ये कब का नोट है और ये वाला कब का नोट है। इसके अंदर और कुछ नहीं बताया अभी सिसोदिया ने और कुछ नहीं बताया। वो विषय शुरू नहीं वो विषय शुरू नहीं हुआ। हाँ चलो, अब मैं आपको बताता हाँ, हाँ, हूँ। अब इस विषय को सुनो आप ध्यान से, देखो सुनो अब इस विषय को। अब हम ये बता रहे हैं आपको, हाँ एक सेकंड। आ जाएगा अभी तो मैं बोलूंगा ना। आपकी तेज आ जाएगी लेकिन मेरी तेज हाँ नहीं है ना। हाँ चलो नजदीक हो जाते हैं। हाँ 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 ये होगी बात। चलो ठीक है। हाँ अब ये 10 रुपए का नोट है ये भी, हाँ और ये भी 10 रुपए का नोट है। हाँ। तो ये जब नोटबंदी हुई तो क्या किया अजय, आरबीआई ने, क्या खेल इसका खेला। चार्जर होगा छोटा बैग में, ये आईफोन वाला, और वो लगा के इसमें लगा दे, यानी कि इसका रिसीवर में, तो फोन भी चार्जिंग अंदर लगा दे, फोन की भी बैटरी बोल जाए, ये तो बात लंबी छिड़की है। देखो अब इसको सुनो आप, ये जो 10 रुपए है, इसकी केबल है इसका मैं, और इसकी केबल इसका मैं लगा रिसीवर का मैं, सीए लगे है सीए लगेगी रिसीवर में ला दे चार्जिंग का। हाँ, गला फोन चार्ज हो जाएगा, रिसीवर चार्ज हो जाएगा। फोन हो जाएगा चार्ज नहीं है? फोन हो जाए चार्ज नहीं। हाँ हो जाए। अच्छा ठीक है, सुनो फिर हाँ हाँ ये सुनो, ये जो 10 रुपए का नोट है हाँ यो, हाँ इस नोट में दुनिया को दिखने में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, सिर्फ ये दिखाई देगा ये बड़ा है ये छोटा है। 10 का है। वो 10 का है। हाँ
और सरकार ने क्या, आरबीआई ने क्या किया, ये नोट बंद कर दिए नोटबंदी में 1970 में, 70 के आसपास जो भी नोटबंदी हुई थी ना, न्यू में हाँ नोटबंदी हुई, उस टाइम 4 गवर्नर बदले गए थे 5-6 सालों में, अच्छा ठीक है ना, कुछ नहीं ना, चला, साइड में चल ठीक है। अब ये नोट उसने क्या खेल खेला कि ये नोट बदले, तुरंत देखो हाँ ये नोट बदले हाँ। और ये दे दिए, इससे भी इसी साइज का एक और था काला रंग का, हाँ। पहले रंग सेम रखा, साइज छोटा कर दिया, फिर रंग भी बदल दिया ताकि फर्क रहे, सनातन अपना ध्यान रखे ना, पुरानी पर्ची कौन सी है, नई पर्ची अच्छा। कौन सी है, इसको समझो आप। ठीक है। अब गेम क्या खेला, इसके ऊपर एक प्रॉमिस लिखा हुआ है गवर्नर का, उसको पढ़ो जरा क्या लिखा है। I promise to pay the bearer on demand the sum of 10 rupees नीचे भी एक लाइन और लिखी, at any office ऑफ इशू, office इसका मतलब क्या है? जहां से भी ये हुआ है, यानी बैंक में से लिया है तो बैंक में देकर इसके बदले में ऑन डिमांड, धारक के मांगे जाने पर, यानी जब आप चाहो इसके बदले अपने 10 रुपए ले सकते हो एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, किसी भी बैंक से, वो वाले 10 रुपए जिसको आप बोलते हो सोना, सोना। है ना, हाँ। कहीं से भी ले सकते हो, इसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन अब इसमें बदल दिया ये गवर्नर का जो प्रॉमिस है, इसमें सिर्फ कर दिया, अब क्या लिख दिया इसमें, इसमें लिख दिया I promise to pay the bearer the sum of 10 rupees। ऑन डिमांड काट दिया, ऑन डिमांड का मतलब नीचे क्या था वो दोबारा बनाना? एट एनी ऑफिस ऑफ इशू काट दिया। ऑन डिमांड का मतलब था मांगे जाने पर, हाँ और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू था किसी भी बैंक में जाकर, अच्छा वो दोनों काट दिए। हाँ अब जो टेक्निकल और लीगल कहानी है, हाँ कानूनी, हाँ हाँ कानून ये कहता है हाँ कि आप किसी और के वादे को, क्योंकि ये जो है ये प्रॉमिस है, वादा करता हूं, प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है एफिडेविट, एफिडेविट। ये गवर्नर ने देश की जनता के नाम एफिडेविट दिया हुआ है, उस समय गवर्नर ने या फिर गवर्नर? गवर्नर ने, गवर्नर उस समय का इस समय का कोई नहीं होता, गवर्नर कुर्सी होती है, प्रधानमंत्री कुछ भी करेगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी करेगी, ना कि वो आदमी। आई बात समझ में, यानी अगर प्रधानमंत्री पे मुकदमा कराएंगे तो जो उस टाइम का प्रधानमंत्री होगा वो जेल में जाओगा, न्यू नहीं है। अगर नेहरू भी गलती कर गया और आज वह पकड़ी जाओ और उन्हें सजा करेगी तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा होगा जाना चाहिए वैसे तो, जानता हूँ लेकिन जानता तो कोई बात नहीं, वो तो बात है। लेकिन अब जो लीगल पॉइंट है वो ये है कि भारत के संविधान में आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधान में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि कोई व्यक्ति गवर्नर के प्रॉमिस को बदल सकता है, किसी को पावर नहीं है, किसी ने भी बदला नहीं है, प्रावधान भी नहीं है बदलने का। तो जब कोई प्रावधान ही नहीं है तो इस नोट पे ये लीगल टेंडर की कैसे बदला, भी लाइन कैसे बदल दी, ये कैसे बदल दी? और ये हमने आरटीआई में पूछा और उस किताब में लिखा हुआ है। कानूनी रूप से यदि ये लाइन बदल दी जाए, एक एफिडेविट के ऊपर कोई बंदा दूसरा एफिडेविट बदल के दे दे, सेम एफिडेविट दे चलेगा, अगर उसने कोमा भी एक्स्ट्रा लगा दिया तो भी इनवैलिड हो जाएगा वो बात पर। कोमा भी एक्स्ट्रा ला दिया, आदमी अपना भी एफिडेविट नहीं बदल सकता, किसी और का तो छोड़ो। यहां तो गवर्नर का बदल दिया, पूरे देश के साथ धोखा हो गया, पूरे देश की जनता के साथ। तो अब यहां पर जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ना कोई प्रोविजन है, ना कोई पावर है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदा है, ना आरबीआई एक्ट 1934 में है, ना भारत के संविधान में है, ना कानून की किताब में है। बल्कि कानून की किताब में तो ये लिखा हुआ है, अध्याय 10 सेक्शन 178 से 88 200 कुछ 12 है वो, यानी 10 एक ऐसी लाइनें हैं जो ये कहती हैं कि जिसने भी ये किया आजीवन कारावास तक की सजा है। और बाद में दिया हुआ एफिडेविट नकली माना जाएगा, ये कानूनी है। नहीं, कानूनी होता है ये तो एफिडेविट, जो कोई बदल देता है तो बाद वाला एफिडेविट नकली माना जाता है। तो 1970 के बाद के जितने भी नोट छपे हैं आज तक भी, वो सारे के सारे नकली हैं, जिन पर ये मतलब इसमें मोदी की गलती नहीं है। जब मोदी भक्त तो ये मानेंगे ना मोदी मोदी का तो कुछ इसमें, मैं मोदी की तो देखो, मैं इसमें मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 70s का जिक्र इसलिए कर रहा हूं। सत्य सत्य रहेगा,
अब आप इसमें और बाद में क्या बताया, और भी कुछ था इसमें, एक टेप लगा हुआ नोट में, एक और भी है, और भी नहीं, कुछ बाकी तो ये 5 वाले भी इसी टाइप के, वो आई प्रॉमिस टू पे द बियर ऑन डिमांड वाले हैं ये बंद कर अच्छा, दिया। मेरे पास एक 5 का नोट है, एक सेकंड नहीं, आपके पास नए वाला होगा बिना ट्रैक्टर का, हैं? ये ट्रैक्टर वाला होगा। पास से देखिए, इसके पास ट्रैक्टर है कुछ यू और कब का है? ये तो 68 ये 70 के आसपास का ही है। 75 के आसपास? ये 70 से पहले ही है ऑन डिमांड वाले। ऑन डिमांड वाला नोट नहीं मिलेगा आपको वैसे। तो मैं वो भी देख लेता हूँ ना एक बार, गवर्नर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये कौन था, गवर्नर कौन था ये भी, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन इसके बदले सोना मिलने की गारंटी थी, क्योंकि अगर आज मिल जाएगी इसके बदले सोना? नोटबंदी होगी ना, सोना नहीं मिलेगा इसके बदले। लेकिन ये नोट है वो असली सिर्फ बताने के लिए है ये। मतलब ये चलेगा नहीं ये लीगली चलेगा। चल रहे हैं सब, ये वाला भाई ये चलेगा। 70 से पहले का? हाँ, देखो एक बार ले जाकर देख लेंगे। अरे जब 18 को कुछ का चल रहा है, ये भी चलेगा। ये नोट है, अच्छा, वो सिक्के हैं। नोट बंद हो चुके हैं, नोटबंदी हुई है, सिक्का बंदी कभी नहीं हुई, इसलिए सिक्के चल रहे थे। अच्छा, नोट बंदी हुई है, सिक्के बंदी नहीं हुई। हाँ, अच्छा, मेरे पास कुछ नोट है, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैं भी कुछ खजाना रख रहा हूँ, आपके मैंने पास पुराने नोट रखना था। पुराने ये 1 रुपया वही है जो आप बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे 1 पे छप रहा है, इसमें ज्यादा छप रहा है। कोई बात नहीं, कुछ अच्छा समझो, अच्छा। करेंसी नोट ही है। ओह, ये 5 का की रहा है, इस पर की खिंड रहा है। ये 5 ट्रैक्टर वाला है तो हैं? ये तो बदला हुआ है ट्रैक्टर वाला बदला है ये भी, लेकिन है है। तो असली पुराना साइड में है। ट्रैक्टर है इसके ना। हाँ, ये भी ट्रैक्टर वाला है। हाँ, हमारे वाला दूसरा। अरे आपके पास नहीं मिलेगा ये भी चला है, मतलब आज के टाइम में चल रही है। हाँ, ये तो चलते हैं ये यू कब का है? ये ट्रैक्टर दूसरे के बाद से भी, लेकिन ये ये दूसरे नोट पुराना है। नोट पुराना नहीं है, सिर्फ वैसे पुराना हो रहा है। तो वैसे पुराना है। अरे यो भी वही है। अच्छा जी। 2016 में ये चीज हो गई थी उसमें। हाँ। वो तो गजब भी है ही। वो देखें जो आप कह रहे हो कि भाई 5 उसने क्या किया था भाई, मोदी वाला जो वो उसका जो कहने का जो पूछो भाई ये ऐसा क्यों, तो उसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। उसने मतलब क्या पूछें कि क्यों? फला तारीख तक सबको चेंज करने की डेट दे दी है। उस डेट के बाद अगर ये पुराना नोट किसी के पास भी मिलेगा हाँ, तो सजा का अपराधी हाँ। मुझे जाएगा। नकली माना जाए, नकली है ना वो नकली माना जाए, फिर वो धारा 489 लगेगी उस पर। नहीं, वो इसलिए किया जैसे अभी अच्छा, एक सेकंड मैं कुछ सवाल पूछता हूँ इससे। इसका ना यार, मैंने नहीं, यार ये मोदी मैंने वाला जिंदगी में आज तक यूज नहीं करी है यार। नहीं, इसको आप बाद में सुनो। रिसर्च के लिए यूज करो। रिसर्च- सुनो मेरी बात, एक सेकंड। यार इस देश के लोगों को बस एक रिसर्च सवाल के लिए यूज करो। बस एक सवाल वो हाँ, आपका भी एक सवाल है, हाँ, वही पूछूंगा मैं। मेरा नहीं है भाई उस ये क्या देता है और आपने क्या दिया, बस मैं इसका डिफरेंस देखना चाह रहा क्या हूँ। देता मतलब? आपने जवाब क्या दिया उसका, मैं ये क्या दे रहा है, बस उसका डिफरेंस। तो 16 नवंबर 2016 हो। 8 नवंबर 2016। हाँ, 8 नवंबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया गया था। उन्होंने ऐसा किस नियम के तहत किया था और नोटबंदी करने की पावर किस नियम के तहत प्रधानमंत्री के पास होती है? इसका जवाब दो। अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था, जो कि भारत के मुद्रा अधिनियम 1934 के सेक्शन 26 के तहत किया गया। इसी धारा के तहत केंद्र सरकार को नोट बंदी करने की शक्ति प्राप्त है। इस नियम के अनुसार नोटों को चलन से रोकने के लिए चालान जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये उत्तर दे दिया। उसने नियम के तहत बदला कि भारत सरकार ऐसा कर सकती है, और ये नियम लिख रहा है भारत के मुद्रा अधिनियम 1934 के सेक्शन 26 के तहत। इसने बोला है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार को ये ताकत है। केंद्र सरकार को ताकत है, आई बात समझ में? हाँ। और भारत के किसी भी संविधान के या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार की परिभाषा नहीं है। अच्छा, मैं से पूछ रहा हूँ यूके को केंद्र सरकार। ऑफिशियल मैंने एक सवाल की कही थी यार, बाद में अच्छा, रिसर्च चल। कर गया यार, तू सबने बता दिया कि ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड लेके आई है जो मैं बोल रहा हूँ। भारत के किसी भी ऑफिशियल, ना संविधान के अंदर, हाँ। ना कानून की किताब के अंदर, हाँ। केंद्र सरकार कहीं पर भी है। जिस वक्त संविधान बना
अब बाद में अगली पीढ़ी को झूठ बकाने के लिए जैसे नोट बदले गए वैसे कुछ भी अमेंडमेंट कर दो, बात अलग है। जैसे अभी के अमेंडमेंट किया जिस था। वक्त संविधान बना, जिस वक्त आईपीसी बनी, केंद्र सरकार पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड थी, ये 1934 के अंदर। हाँ। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या तो भारत की तो पार्लियामेंट थी ही नहीं, भारत भारत अभी की सरकार थी क्या? आपने पुलिस के बारे में बात करी, हाँ। वो भी आजादी से पहले के एक्ट के तहत है। 1860 का आईपीसी एक्ट है। हाँ, और जो ये एक्ट है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 है वो। हाँ, और जो ये वाला नोट बदलने का नियम है ये भी जुडिशरी भी 1860 में है। आजादी से पहले। हाँ। तो आजादी के बाद जब संविधान बदला तो ये एक्ट क्यों नहीं बदले यही तो गए? फंस रहे हैं, यही तो बताने लग रहा हूं कि ये सारा फर्जीवाड़ा है, सारे के सारे फर्जी है। ये पुलिस फर्जी है, फौज फर्जी है, ये पार्लियामेंट फर्जी है, सारे अधिकारी जितने आपका तंत्र है सारा फर्जी है। यही तो बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं मैं। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, जो ट्रांसफर एग्रीमेंट था, जो ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम बेशक अपने आप को आजादी का 15 अगस्त और 26 जनवरी और 15 अगस्त मना लेना, लेकिन व्यवस्था हमारे हिसाब से ही चलेगी। आज भी उसी हिसाब से चल रही है, केंद्र सरकार के हिसाब से। दिल्ली में आज भी उन्हीं का केंद्र में आज भी उन्हीं का केंद्रीय सचिवालय है। केंद्रीय सचिवालय है, उन्हीं का है। जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वो पार्लियामेंट का मालिक है, वहां पार्लियामेंट, भारत का आदमी मालिक नहीं है वहां, और भारत का आदमी के ऊपर कोई राज नहीं कर सकता। ये वैज्ञानिक है, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। इसीलिए हर व्यक्ति को भारत का नागरिक ना हो ये साबित किया जा रहा है। सीएए और एनआरसी इसी का खेल है, वोटिंग इसी का खेल है, आधार कार्ड इसी का खेल है कि आप भारत के नागरिक ही ना रहो, क्योंकि भारत के नागरिक पर कोई दूसरा आदमी राज कर ही नहीं सकता। इसीलिए गांव को शहर बनाने की तैयारी चल रही है, इसीलिए गांव से शहर में शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। वरना स्कूल गांव में भी खुल सकता है, मास्टर जी शहर में भेज दिए, गांव में भी जा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी गांव में भी दी जा सकती है, सब कुछ गांव में दिया जा सकता है। बच्चे को गांव से बाहर ही ना निकलना पड़े, घूमने के लिए जाए 100 बार जाए, देश घूमना हो, दुनिया घूमनी हो 100 बार जाओ, लेकिन मजबूरी में पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए घर बार छोड़ के, हेल्थ खराब करके ना जाए, उसका इंतजाम किया जा सकता है। वो जानबूझकर ये कर रहे हैं कि हर व्यक्ति अपनी मूल जगह से विस्थापित हो जाए। जैसे ही आप मूल जगह से विस्थापित हो गए, जहां आपके बाप दादा रहते थे, वहां से विस्थापित होते ही आप शरणार्थियों की श्रेणी में आ जाओगे। तब आप भारतीय नहीं रहोगे, आप मूल निवासी नहीं रहोगे। अब ये एक सवाल मेरा यहां से भी निकल के आया, जब भारत को आजादी मिली, भारत ने नहीं मिली, भारत गुलाम कभी हुआ ही नहीं। देखो राहुल भाई, इस बात को टेक्निकली समझिए, कानूनी रूप से समझिए। आपको बताया गया भारत को आजादी मिली, आरटीआई डाल के पूछो, वो दस्तावेज बताओ जिस दस्तावेज के तहत आजादी मिली। देश को इतना हक तो होगा। वो कागज आज तक देखा कभी, किस कागज के तहत मिली आपको आजादी? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से मिली। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कानून किसने बनाया? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने बनाया। भारत को आजादी देने का कानून पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने बनाया। हमने आजादी ली नहीं है, उन्होंने हमको दी है। आजादी तो तब देगा जब भारत गुलाम होगा। एक दस्तावेज के हिसाब से वो कह रहे हैं कि भारत आजाद हुआ है, वो दस्तावेज कहां है जिसके तहत भारत गुलाम हुआ था? और वो किसने दिया था उनको दस्तावेज, और वो अधिकार किसने दिया था? क्योंकि भारत जिसको आप भारत कहते हो वो ये भारत नहीं था, रियासतें थी। पता होगा ना कितनी 576 या कितनी रियासतें थी वो जो पटेल ने इकट्ठी करी थी। वो रियासतें अलग अलग थी। गांव का राज चलता था, अंग्रेजों का राज नहीं था मेरे भाई। अंग्रेजों का केवल व्यापार था, राज गांव का चलता था, भारत का राज था। कभी भारत गुलाम हुआ ही नहीं। ये तो अगली पीढ़ियां अपने बच्चों को, अपने मां बाप को ये कहती रहे कि भाई हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। इसीलिए ये प्रचारित किया गया आजादी का महोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। भारत का भी गुलाम था ही नहीं। यस, आज भी है। व्यवस्था जिसकी होगी राज उसका होगा। आज बताओ आप अपनी व्यवस्था में जी रहे हो या किसी और की? पैदा होते ही कोई और सर्टिफिकेट देता है, बाप देता है? ये बताओ पहले। कोई और दे रहा है तो उसकी सत्ता चल रही है। और उसको वो कहां पे बिठाया? किसने बिठाया? संविधान ने। संविधान किसने बनाया? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है संविधान। बाबा साहब को तो बीच में जानबूझकर इस्तेमाल किया अंग्रेजों ने कि इन लोगों को आपस में लड़ाना हो तो बाबा साहब के नाम पर कोई बोलेगा मेरे जैसा आदमी तो बाबा साहब को मानने वाले सिर फोड़ने लग जाएंगे।
565 रियासतें थी टोटल। भारत कभी गुलाम हुआ ही नहीं, ताकि हम छाती चौड़ी करके ना चल भारत सके। कभी गुलाम नहीं हुआ, लेकिन गुलाम बनाने का प्रयास बराबर चल रहा है, तब से लेके अब तक चल रहा है, और अब होने जा रहा है। अभी तक नहीं हुआ था। अब डेट ऑफ बर्थ आपको किसी और की है, कोई और दे रहा है सर्टिफिकेट। अब आपका सारे सर्टिफिकेट कोई और दे रहा है। पैदा होने के बाद जमीन के कागज कोई और दे रहा है। आप किसके औलाद हो, किसके बाप हो, ये कोई और बता रहा है। आप बता ही नहीं रहे हो, बाप की कोई मानता ही नहीं है। तुम कब पैदा हो, तुम्हें जिंदा होने का भी सबूत देना पड़ रहा है, तुम्हें सब कुछ सारे सबूत देने पड़ रहे हैं। किसी और को कौन है, वो कहां का है, उससे पूछना नहीं है किसी ने। जिस दिन भारत जागेगा उस दिन हम कागज पर लिखना सिखाएंगे तुमको कि पूछो एक बार, तुमको यह अधिकार किसने दिया। इसीलिए जब पहले पता चला, मैं भी आप ही की तरह सुन्न हो गया था। हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं हम? गुलामी स्पष्ट दिखाई दे रहा है यार, सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रुपये की जगह रुपया नहीं है, धातु की जगह धातु नहीं है, घर की जगह घर नहीं है, मोहल्ले की जगह मोहल्ला नहीं है, इंसान का प्रेम नहीं है, अपराध ही अपराध है, नशा ही नशा है, गुंडागर्दी है। संसद में सारे गुंडे बैठे हैं, लुच्चे गुंडे बलात्कारी, सारे के सारे संसाधनों पर, नदियों पर इनका कब्जा, बादल आसमान में नहीं हो सकते इनका कब्जा। आज यहाँ कितनी ठंड पड़ रही है, हिमाचल में जाके देखो, कैम्पट्रेल चल रहा है पिछले 15 दिनों से। बर्फ नहीं पड़ी तो सारी की सारी सेब की फसल खराब हो जाएगी। पूरे हिमाचल को बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है। जब पंजाब में फसल थी तब वहां बाढ़ आ गई, और जब उनको चाहिए तो वहां पर नहीं होने दे रहे। ये कैम्पट्रेल कितना बड़ा खेल खेल रहा है आपको मालूम भी नहीं है। हर व्यक्ति को कैम्पट्रेल क्या? केमिकल से बारिश करना या रोकना, ये गेम चल रहा है। और हम कहां जी रहे हैं, हम कहां सो रहे हैं, किस मुद्दे पर हम क्या बोल रहे हैं। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं। अभी तक तो बात ही कर रहे हैं। आप ये समझाने में लगे हो भारत के देश के नागरिकों को जी कि ऐसा ऐसा मामला है, और ऐसे ऐसे जो आप कह रहे हो कि वो ठीक है, और जो मैंने समझा वो आप हर किसी को समझाना चाहते हो कि आंखें खोलो। अब ये लाइव चल रहा है, मैं उसके बारे में आपको ये लाइव बंद बोले करके तो बताऊंगा। क्या दिक्कत है, थोड़े अच्छे शब्दों में बोल दो। हाँ, आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, क्योंकि आप मुद्दों की बात करते हो और आप सच्चाई की बात करते हो, तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इस तरह की वीडियो बनवाओ और ज्यादा। किस तरह की? जो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये फैन फॉलोइंग इस तरह की वीडियो से ही बनी है। नहीं, और किससे बनवाओ ना। मैं किससे बनवाऊंगा यार, मेरे पास ना तो जुगाड़ है ना टाइम है। आप लोगों से पैसा मांगोगे, आपके लिए काम कर रहे हैं यार मैं तो जा रहा था, रास्ते में मिल गया। वीडियो से कोई नहीं समझता है, किसी को समझ में नहीं आता। अगर आप मेरे साथ कितनी वीडियो बना ली मैंने, सेम बातें मैंने हर वीडियो में बता रखी है, सुनी नहीं कभी आपने। आपका ध्यान केवल पॉडकास्ट पे रहता है, नहीं बनाता कोई, किसी को नहीं है पड़ी इस बात की यार। आज तो लाइव चल रहा था, तो हमारी लाइव डिस्कशन चल गई, तो हमारे सवाल जवाब थोड़ा जेन्युइन हो गए, क्योंकि आपको लाइव था इसलिए एक्टिव होकर बैठना पड़ा। एक्टिव की बात नहीं है, मेरे को एडिट नहीं करना पड़ेगा बाद में। एडिट नहीं करना पड़ेगा, कितनी लंबी चल जाए, लेकिन बात जेन्युइन हो। बात जेन्युइन होनी चाहिए, और तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। भारत का प्रत्येक मंत्रालय केंद्रीय सरकार के अधीन काम करता है। जब राजपत्र को जारी होता है तो उस पर लिखा होता है केंद्रीय सरकार द्वारा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है फिर? सेंट्रल, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ है। भी नहीं है ना मेरे भाई यार, वो भी सारे प्राइवेट है। बैंक प्राइवेट है। जब आरबीआई ही प्राइवेट हो गया, उसके अंडर आने वाली कौन सी संस्था, सब कंपनियों को देने पे लगे पड़े हैं ये लोग। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी होता है भाई। ये बात समझ में आई तो एक बार कमेंट कर दो आप। चले एक काम करो, रिसर्च करो ना भाई, जिस जिसको बात समझ में आई ना, ओके का कमेंट कर दो। ओके 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 ओके। अगर कोई सुन रहा है, किसी ने पूरी बात सुनी है, शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ओके ओके का कमेंट कर दो। ओके ओके ओके। जिसका ना समझ में आया भौंके 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 कर दो। जिसका नाम समझ में आओ, भौंके 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 कर दो। अब देखते हैं कमेंट क्या आते हैं। चल जो तो देखता रही, बाद में देखता रही। एक नहीं आ रहे हैं कमेंट। कोई ना। STY सर, वॉल्यूम का इश्यू आ रहा है, बहुत कम है। भाई ये वॉल्यूम कैसे तो आया, क्योंकि बातें इतनी लंबी थी, बातें इतनी लंबी थी कि भाई कोई नहीं, बाद में कर लेंगे अपन तो, फिर कदे कुछ। बलारा जी खम्मा घनी, अब लोगों कमेंट पढ़ लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। लोग कह रहे हैं
कुंज बिहारी जी बोल रहे हैं, बलाला जी खम्मा घनी, कुंज बिहारी को क्या बोलना चाहोगे? खम्मा गणी भाई जी, खम्मा गणी। दीपक यादव लिख रहा है राइट, राइट ठीक है मतलब। राजन कुमार सहानी लिख रहा है जनता ही की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। अच्छा, दीपक यादव लिख रहा है ओके भाई, ओके लिख दिया। दीपक डोबरिया ने भी लिख दिया ओके। सिकंदर वंडर सिकंदर ने भी ये ऐसा निशान किया भाई ओके है। रमेश रजक ओके सर, ओके ओके आ रहा। दीपक यादव कह रहा ओके ओके ओके, एक बार लिख दो फटाफट ओके ओके ओके। भौंके भौंके भी लिख दो कोई जिसका नाम जिसको नहीं मेरे ख्याल से तो अगर कोई टीका रहा इस लाइव इसमें तो मतलब उसको बात समझ में आ गई। बनवारी लाल भी कह रहा है ओके। बनवारी लाल कहाँ से हो ये लिख दो आप एक बार कमेंट में। अमन अग्रवाल भी कह रहा है कुछ पल्ला सारे नहीं, भाई जो कुछ आवेगा ना ये फिर भूल जाएंगे। इन्हें मिलने के बाद तो ला लूं मैं, है मिलने के बाद। मिलने के बाद ला दी। और पिताजी भूल जाएंगे। चलो सामने टीवी लगा रहा है और वक्त चला सामने टीवी स्क्रीन नहीं